हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट विंस हिंदी मीडियम चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2 के वन शॉट रिवीजन। समझेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। यहां पे हम उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उपभोक्ता किस प्रकार बाजार में व्यवहार करता है, कब कब वो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करता है और कब वो मांग को कम करेगा, क्यों करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे वन शॉट रिवीजन में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मैग्नेट विंस हिंदी मीडियम चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले हम जानेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का अर्थ, और उससे भी पहले हमें जानने की जरूरत है कि उपभोक्ता कौन होता है या उपभोक्ता किसे हम कह सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। अब आपका प्रश्न आएगा कि सर क्यों करता है वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग? क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता को सेटिस्फाई करना है। अपनी आवश्यकता को सेटिस्फाई करने के लिए जब कोई व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करेगा तो हम उसको उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे वीडियोस को उपभोग कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवश्यकता है कि आपको पढ़ाई करनी है। बात समझ में आ गई क्या? चलो, क्या लिखा हुआ है? उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है। उपभोग के ढंग का वह प्रमुख निर्णय करता होता है कि कैसे उसको उपभोग करना है। उसके पहले एक चीज और जानेंगे। यहां पे लिखा है वस्तुओं एवं सेवाएं, और इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। वस्तुओं और सेवाओं को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। और उत्पाद को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है, या तो वो वस्तु होगा या वो सेवा होगा। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद से हमारा आशय होता है कि वो एक ऐसी वस्तु या कोई ऐसा आइटम जिससे हमारा क्या हो सकता है, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स नोन एज प्रोडक्ट, या हम उसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो यहां पे उत्पाद है। अब उत्पाद को भी हमने दो भागों में विभक्त किया है। पहला है हमारे पास वस्तु, दूसरा है हमारे पास सेवा। वस्तु वो एक ऐसी चीज होती है जो कि दृश्यमान होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं पे सेवा की बात करते हैं, ये अदृश्य होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि वो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करता, आपकी आवश्यकता को सेटिस्फाई करता है। इसलिए दोनों को हमने क्या किया? उत्पाद को दो भागों में विभक्त किया, वस्तु एवं सेवा। ठीक है जी। तो इसका प्रमुख निर्णयकर्ता कौन है? उपभोक्ता ही निर्णय करता होता है कि उसको किसके अकॉर्डिंगली कैसे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। उसका मुख्य ध्येय यह होता है कि अपनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करने से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। फिर से हमारी यहां पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि सर जिस प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास संसाधन कम होते हैं और उसको पास आवश्यकताएं अत्यधिक होती हैं, वैसे ही किसी एक व्यक्ति के पास अपने संसाधन कम होते हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो वो निर्णय लेगा कि मैं अपनी इनकम को, अपने संसाधनों को किस प्रकार वितरित करूं या किस प्रकार उनका उपयोग करूं जिससे कि मेरी अधिकतम आवश्यकताएं पूर्ति हो सकें। यह हमारा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है। हमेशा उपभोक्ता ऐसे ही सोचता है कि मुझे कम में बम करना है। कम में बम का मतलब क्या होता है? सर रिसोर्सेस को इकोनॉमाइज करना है। इसका मतलब क्या होता है? मितव्ययीकरण। मितव्ययीकरण मतलब कि कम लागत में हमें ज्यादा उत्पादन चाहिए। तो अब क्योंकि यहां पे लागत उत्पादन नहीं होगा, कम लागत में हमें ज्यादा संतुष्टि चाहिए, अधिकतम संतुष्टि चाहिए। क्योंकि उपभोक्ता इसलिए उपभोग कर रहा है कि उसको अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करना होता है। हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें प्यास लगती है। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पास होना होता है, हमें अच्छे नंबर लेके आने होते हैं, हमें अपने आप को शिक्षित करना होता है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हर एक काम जो होता है वो किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होता है। और जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से कर रहे हैं तो वो क्या है? उपभोग। और जो व्यक्ति करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। चलिए बढ़ेंगे हम अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें क्या है हमारे पास? उपभोक्ता व्यवहार को और डिटेल करेंगे हम। चूंकि संसाधन असीमित आवश्यकताओं, संसाधन सीमित हैं और असीमित आवश्यकताओं की तुलना में कम है, अतः उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के
लिए कुछ सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है, मजबूरी है। यदि मेरे पास संसाधन असीमित होते और मेरी आवश्यकताएं भी असीमित हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही नहीं होता, है ना। तो उसको ये निर्णय नहीं लेना पड़ता कि किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करना है और किन वस्तुओं सेवाओं का उपभोग नहीं करना है। ये बात हमें निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उपभोक्ता के व्यवहार एवं संतुलन का विश्लेषण करने के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। अब बात देखो, एक नया शब्द हमारे पास क्या आ गया, संतुलन। बात कर रहे हैं हम उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? एक वह स्थिति होती है जहां पे उपभोक्ता को क्या मिल रही होती है, अधिकतम संतुष्टि। क्या मिल रही होती है? अधिकतम संतुष्टि। उसके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ये उसका अंतिम उद्देश्य होता है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट या ऑब्जेक्टिव। चलिए जी, तो दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण हमारे पास है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा हमारे पास है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हिंदी में हम इसको बोलते हैं गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक मतलब कि हम क्या करेंगे, जब किसी कमोडिटी को, प्रोडक्ट को, या जैसे मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज को, जब जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे या हमारा कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा, तो उससे पूछेंगे कि तुम्हें एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद कितनी यूटिलिटी मिली। तो यूटिलिटी को बेसिकली हम नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये तो हमने मान्यता है, ऐसा माना है। कैसे नहीं होता? जैसे मैंने आपको बोला, लो बेटा एक गिलास पानी पियो, बताओ कितनी उपयोगिता मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप एक नंबर बोलोगे कि सर मुझे 10 मिलेगी, 7 मिलेगी, 4 मिली। तो हमने उसको कन्वर्ट किस में कर लिया? उपयोगिता में, यूटिल्स में कन्वर्ट करेंगे उसको, है ना। जानेंगे कि कितनी यूटिलिटी आपको एक कमोडिटी कंज्यूम करने से मिल रही है। उस प्रकार की गणना करने से फिर हम निकालेंगे कि उपभोक्ता अपने अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पे है कि नहीं। यह बात हम जानेंगे गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में। वहीं पे दूसरा दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत यह है कि सर ये कन्वर्जन जो बोल रहे हो आप, किसी भी वस्तु से कितनी आपको उपयोगिता मिली उसको नंबर में बता पाना मुश्किल होता है, और ये व्यक्तिगत भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे एनालिसिस करना थोड़ा सा ठीक बात नहीं लग रहा, इसलिए हमारे पास दूसरी है क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, जो कि अधिक व्यवहारिक दिखती है। क्यों अधिक व्यवहारिक दिख रही है? क्योंकि हम ये तो बता सकते हैं, दो मैंने आपको कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए दिया, एप्पल और बनाना। ठीक है जी, मैंने आपको एप्पल और बनाना दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए एप्पल ज्यादा अच्छा लगा कि बनाना ज्यादा अच्छा लगा? तो आप बता सकते हैं, इंडिफरेंट कर सकते हैं कि सर मुझे एप्पल अच्छा लगा, कोई बोलेगा सर मुझे बनाना अच्छा लगा। यह संभव है। आप क्रम दे सकते हो कि मुझे इस वस्तु के कंपैरिजन में ये वाली वस्तु जो है वो अधिक उपयोगी लगी। तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक है, तो इसकी चर्चा भी करेंगे। इसके माध्यम से हम क्या निकालने, इन दोनों मेथड के माध्यम से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, उपभोक्ता का संतुलन। और उपभोक्ता का संतुलन का मतलब क्या है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जितने उसके संसाधन है उनका उपयोग करते हुए क्या प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाह रहा है। बात ठीक समझ में आ गई? चलिए जी, तो हमने देखा कि दो तरह की होती है हमारे पास अप्रोचेस, एक गणनावाचक और एक क्रमवाचक। अब लिख रहे हैं हम गणनावाचक उपयोगिता के समर्थक डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिस्ट थे ये, आदि हैं, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के समर्थक एलन एंड हिक्स हैं। एलन हिक्स ने क्या बोला, क्रमवाचक, और मार्शल ने क्या बोला कि गणनावाचक करो। दोनों ही शब्द गणनावाचक एवं क्रमवाचक गणित से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए गणित में 1 2 3 4 5 आदि संख्याएं गणनावाचक कहलाती हैं। इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या का एक निश्चित आकार होता है, अतः भिन्न भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना की जा सकती है कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है, या 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 4 का आधा है। ऐसी हम गणना कर सकते हैं। बात ठीक है जी। चलिए, तो इसको देखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है, जैसे दो संख्या 1 से दुगनी है और संख्या 4 से आधी है। क्रमवाचक संख्याओं का आशय है कि संख्याओं को क्रम के अनुसार रखना, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और आदि। ध्यान रहे, इन संख्याओं का क्रम तो निश्चित होता है, किंतु इसके आधार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे ये संख्याएं एक क्रम को दर्शाती हैं, अर्थात वह बताती हैं कि द्वितीय अधिक है प्रथम से तथा कम है तृतीय से, किंतु इसमें निरपेक्ष अंतर
कितना है यह इसके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता, है ना। मैंने रैंकिंग कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि दो प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किए थे, क्या क्या, एक था एप्पल और एक था हमारे पास बनाना, ठीक है जी। अब मैं रैंकिंग कर रहा हूं, मैंने बोला कि जो मुझे बनाना है वो फर्स्ट मेरी चॉइस है, सेकंड चॉइस में क्या है मेरे पास, एप्पल है। अब मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये मुझे बनाना कितना, यूटिल्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे ना हम यहाँ पे, जबकि गणनावाचक में क्या कर रहे हैं कि एप्पल बनाना मैंने कंज्यूम किया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली, और एप्पल मैंने कंज्यूम किया तो मुझे 7 यूटिलिटी मिली। अब ये गणनावाचक में तो पॉसिबल है कि कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, लेकिन क्रमवाचक में ये चीज का डिफरेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पे हम रैंकिंग दे रहे हैं कि पहले नंबर पे क्या पसंद करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या पसंद करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या पसंद करेंगे। इस प्रकार हम क्रमवाचक में कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि कैसे हमें, उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। एक विद्यार्थी किसी पुस्तक के लिए 200 रुपए देने को तत्पर है, तो उसके लिए इस पुस्तक की उपयोगिता 200 रुपए के बराबर है। यह हो गया गणनावाचक, क्योंकि हमने उसको यूटिल्स में कन्वर्ट कर लिया। यह है गणनावाचक उपयोगिता का उदाहरण है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को मापा भी जा सकता है, यही तो सबसे अच्छी बात है इसके बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उपयोगिता को हम माप रहे हैं, किस में माप रहे हैं, यूटिल्स में, उपयोगिता में नापने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हमने यूटिल्स में उसको नापा, फिर यूटिल्स को कन्वर्ट करते हैं मनी में। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर है, 1 रुपए के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। कई बार हम इसको 2 रुपए भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसको फिर हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वो कितने रुपए में आ रही है, ये कंपैरिजन करके हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा उपभोक्ता है क्या वो संतुलन में है या नहीं है, और उसकी तुलना भी की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति को सेब फल से 50 उपयोगिता मिलती है तथा अनार से 25 उपयोगिता मिलती है, तो यह कहा जा सकता है कि सेब फल की उपयोगिता अनार की उपयोगिता से 2 गुनी है, ठीक है जी। ये किसका एग्जाम्पल था, गणनावाचक का उपयोग एग्जाम्पल था। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है क्रमवाचक। उपयोगिता में माप नहीं की जा सकती है ना, मापना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हम यह तो कह सकते हैं कि अनार की तुलना में सेब फल अधिक पसंद किया जाता है, किंतु कितना, किस सीमा तक पसंद किया जाता है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास क्या था, यहां पे हमने देखा था कि सर हमें जो उपयोगिता मिली थी वो 50 मिली थी सेब फल से, और अनार से कितनी मिली थी, 25। तो सेब फल को पसंद करेंगे हम, रैंक 1 करेंगे, और रैंक 2 किसको करेंगे, अनार को। लेकिन जब हम क्रमवाचक में जाते हैं तो हमारे पास कोई उपयोगिता ही नहीं है, वो तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको रैंकिंग करोगे। आप चाहो तो सेब फल को पहले नंबर पर रख लो, दूसरे पर अनार रख लो, आप चाहो तो पहले पर अनार रख लो, दूसरे को सेब फल। ये व्यक्तिगत होता है हर व्यक्ति को, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति को सेब पसंद होगा अनार नहीं होगा ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। ये तो व्यक्तिगत मुद्दा है कि किसको अनार पसंद है, किसको सेब फल पसंद है। इसलिए तो ये कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, ठीक है जी। अब गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण तथा उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण, कि भैया गणनावाचक में कैसे हम उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करेंगे। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है, अतः हम उपयोगिता के संबंध में विस्तृत विवेचना करेंगे। अब उपयोगिता के रूप में कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले उपयोगिता को समझना पड़ेगा कि किसी प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, उपयोगिता को मैं नंबर्स में मापूंगा भी। मैं आपसे बोलूंगा बेटा 1 गिलास पानी कंज्यूम करो और बताओ कितनी उपयोगिता मिली, नंबर में क्वांटिफाई करो उसको, ठीक है। तो अब ये उपयोगिता को हमें समझना पड़ेगा कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, औसत उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं, इन सबको डिटेल में हमें समझना पड़ेगा उपयोगिता के बारे में, तब जाके हम गणनावाचक दृष्टिकोण से उपभोक्ता संतुलन ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है जी। हाँ, लेकिन उपयोगिता को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल है बहुत। हम क्या करेंगे, हम एक कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। कमोडिटी का नाम मान लेता हूं कि आपको बोलूंगा बेटा एप्पल कंज्यूम करो आप,
ठीक है जी। और आपसे बोलूंगा आपने एक एप्पल जो है वो कंज्यूम किया, बताइए कितनी यूटिलिटी मिली। यहां पे मैं आपसे पूछूंगा, कितनी यूटिलिटी मिलेंगी। तो आप मुझे स्वाभाविक रूप से आंसर देंगे सर 10 मिली, कोई बोल सकता है सर 20 मिली, कोई बोल सकता है सर 5 ही मिली, कोई बोल सकता है सर 15 मिली। तो डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास उपयोगिता मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि एक उपयोगिता की वन यूटिल्स की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रुपए में। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि एक यूटिल जो है वो 1 रुपए के बराबर है। तो जिस व्यक्ति को 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, इसका मतलब हुआ कि उसको 10 रुपए के बराबर उपयोगिता मिली। अब जब एप्पल 10 रुपए का होगा तो वो खरीदेगा, यदि वो 11 रुपए का हो जाएगा तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो संतुलन में नहीं है। 12 का नहीं खरीद, 10 के ऊपर किसी भी रेट में नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको उपयोगिता कितने रुपए के बराबर मिल रही है, 10 रुपए के बराबर। अब 10 रुपए के बराबर उपयोगिता मिल रही है और उसकी प्राइस 10 होगा या 9 होगा। 10 होगा तो वो एक खरीदेगा, 9 या 8 या 7 या 6 कुछ हुआ प्राइस तो वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसको उपयोगिता ज्यादा रुपए की मिल रही है और वो प्रोडक्ट उससे कम रुपए का मिल रहा है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता के संतुलन की जो चर्चा है वो हम उपयोगिता को समझने के पश्चात डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब उपयोगिता को समझना मुझे। तो उपयोगिता का अर्थ क्या है, जैसे हमने अभी उपभोक्ता का अर्थ जाना, उत्पाद का अर्थ जाना, तो यूटिलिटी क्या है। उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषा। दैनिक जीवन में हम भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपयोग में लेते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, उत्तर स्पष्ट है। हम उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं जिनमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। तो मैं उपयोगिता को क्या बोल सकता हूं सर, जो चीज मुझे संतुष्टि देती है वो क्या है मेरे लिए, उपयोगिता है ना। भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो खाने की उपयोगिता क्या है कि उसने भूख को खत्म किया। संतुष्टि की नष्ट करने की क्षमता जिस चीज की है वो उपयोगिता है, वही उत्पाद है। बात समझ में आ गई। तो उपयोगिता क्या है, जो मेरी आवश्यकताओं को पूरी करे या आवश्यकताओं को नष्ट करे, उसको हम बोलते हैं उपयोगिता। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु के जिस गुण से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है उसे उपयोगिता कहते हैं। द गुड्स और द प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट, हमारे लिए क्या है, यूटिलिटी है, उपयोगिता उस चीज की। कोई ऐसी वस्तु जो हमारी उपयोगिता, जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए उपयोगी वस्तु नहीं होती है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए 0 होगी। संतुष्ट नहीं कर रही आवश्यकता तो क्या मतलब उसका। उदाहरण के लिए रोटी से मनुष्य की भूख शांत हो जाती है, अतः हम कह सकते हैं उसमें उपयोगिता है। इस प्रकार उपयोगिता से आशय किसी वस्तु तथा सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर नोन एज यूटिलिटी। जो वस्तु, जो सेवा हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, वो उपयोगिता है। अब कितनी से कर सकती है, इसको नंबर में लेके आना ही तो समस्या है, लेकिन कर सकती है इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो उपयोगिता क्या होती है हमने ये समझ लिया है कि सर। चल अब मेरे पास आता है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। प्रोफेसर बाग, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। प्रोफेसर एडवर्ड नेविन का मानना था, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि से है जो किसी व्यक्ति को धन के उपयोग से प्राप्त होती है। धन के उपयोग से प्राप्त होती है मतलब कि सर वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए हमें धन खर्च करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे पुराने अर्थशास्त्री हैं, जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना था कि जो वस्तुएं एवं सेवाएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वही धन है। वो मुद्रा को धन नहीं मानते थे, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं
वो धन का तात्पर्य उनका मनी से होता है, मुद्रा से होता है ना। ठीक है, मुद्रा में भी एक पावर होता है कि मुद्रा आपको वो सारी वस्तुएं एवं सेवाएं दिला सकता है जिनसे आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो सकती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा थी जो हमने देखी। इसके बाद हमारे पास है प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग। उपभोक्ता का अंतिम उत्पाद भौतिक उत्पाद नहीं होता। इसे ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, और ना ही इसकी आस्वादन किया जा सकता है। यह उत्पाद वस्तुतः मनोवैज्ञानिक उत्पाद होता है। मतलब जो यूटिलिटी है वो साइकोलॉजिकल है, फैक्ट है, ये भौतिक नहीं है। अब रोटी हमें भौतिक रूप में दिख रही है, लेकिन साइकोलॉजिकली पेट में जाती है तो हमारी भूख को शांत करती है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता कहा जाता है ना। मतलब मुझे ये परफेक्ट डेफिनेशन लगती है उपयोगिता की, यूटिलिटी को परफेक्टली डिफाइन किया है कि सर उपयोगिता जो होती है वो इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं इसको हम। ये आपकी सिर्फ साइकोलॉजिकल जो नीड होती है, साइकोलॉजिकली आपको संतुष्टि प्रदान करती है, वो उपयोगिता है। उपयोगिता की धारणा व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से संबंधित होती है ना। यदि देखो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपको खाना मिल जाए तो आपको अत्यधिक उपयोगिता मिलेगी। यदि आपका पेट भरा हुआ फिर आपको खाना मिल जाए तो आपको उपयोगिता ना के बराबर मिलेगी या नहीं मिलेगी। बात सही है। इसका कोई रूप नहीं होता और ना ही यह भौतिक रूप से दिखाई देती है। यह तो वस्तु के उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिकता पर निर्भर करता है ना जी। आप बाहर से आए, धूप से आए, पानी मिलेगा, स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा। घर में बैठे हो, थोड़ी देर पहले ही पानी पिया था, फिर पानी अगर कोई आपको देखो, आपको उपयोगिता नहीं रहने वाली। ठीक है जी, क्योंकि स्थिति आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, जब आप धूप में से बाहर से आते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता होती है ना। ठीक बात है जी। चलिए, अब मेरे पास है उपयोगिता के लक्षण या विशेषताएं। उपयोगिता के लक्षण या विशेषताएं, तो पहले एक नजर हम रखेंगे कि क्या क्या हैं, फिर उसकी हम डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, उपयोगिता हानिकारक है, लाभदायक है, मतलब कि दोनों प्रकार के पदार्थों में होती है। जैसे कि एल्कोहलिक आइटम, टोबैको आइटम, सिगरेट, शराब, धूम्रपान, इनसे हमें हानिकारक उपयोगिता मिलती है। वहीं पे हमारे पास दूध है, छाछ है, इनसे हमें लाभदायक उपयोगिता मिलती है। तो उपयोगिता जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। उपयोगिता तो उपयोगिता है क्योंकि आपकी एक वांट को सेटिस्फाई कर रही है वो। उपयोगिता सापेक्ष होती है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस वस्तु की उपयोगिता किस व्यक्ति को कितनी होने वाली है। उपयोगिता अदृश्य होती है, अभी हमने बोल्डिंग का स्टेटमेंट देखा था कि उपयोगिता जो है वो अदृश्य होती है, मतलब उपयोगिता को हम देख नहीं सकते, ये तो एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। उपयोगिता अनुमानित होती है ना। एग्जैक्टली कैसे मैं काउंट कर पाऊंगा, मैं 10 बोल रहा हूं, जरूरी 10 होगी, वो अनुमानित है, समवेयर अराउंड, इसके आसपास। उपयोगिता धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, मतलब कि आपको प्यास लगी थी, आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर मिला, आपको बहुत अच्छा लगा, दूसरा ग्लास दिया, थोड़ा ठीक लगा, तीसरा थोड़ा और ठीक लगा, चौथा और ठीक लगा, पांचवा दिया, हो सकता है कि आप वॉमिटिंग कर दो, तो आपको फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान हो गया। तो उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। उपयोगिता लाभदायकता, उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि लाभदायकता से हमें उससे कुछ प्राप्त बेनिफिट की हम चर्चा करते हैं, जबकि उपयोगिता हमें सिर्फ बताती है कि हमारी बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इनकी डिटेलिंग करेंगे, जो हमारे पास विश्लेषण है। तो पहला है उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के पदार्थों में होती है। जिस वस्तु के उपभोग से मनुष्य को संतुष्टि होती है, चाहे वह लाभदायक हो या हानिकारक, वह उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए हमारे पास हानिकारक उपयोगिता वाले पदार्थ हैं शराब एंड सिगरेट, और हमारे पास लाभदायक उपयोगिता वाले पदार्थ हैं चाय एवं दूध। इनसे हमें
लाभदायक उपयोगिता मिली, इनसे हमें हानिकारक उपयोगिता मिलेगी। तो पदार्थ दोनों प्रकार के उपयोग हैं उपलब्ध हैं, जिनसे हानिकारक भी मिलेगी और लाभदायक मिलेगी। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको किसको सेलेक्ट करना है। एक और उदाहरण यहीं कहीं बन सकता है। आप यदि एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक लाभदायक उपयोगिता वाला पदार्थ है। वहीं पे आप इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, फालतू की रील्स देख रहे हैं, बिना मतलब के कुछ कंटेंट आप देख रहे हैं, वो आपको हानिकारक उपयोगिता देने वाले पदार्थ हैं। हाँ, अगर ये आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, आपके काम की चीज देख रहे हैं, तो आपके लिए लाभदायक उपयोगिता है। ठीक है जी। तो ये तो एग्जाम्पल हमारे ऊपर ही बन गया कि सर हम भी पदार्थ जो है, अब पदार्थ का मतलब मैं बता चुका हूँ कि गुड्स भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है। तो लाभदायक पदार्थ लेना है कि हानिकारक लेना है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करेगा। अब लिख रहे हैं उपयोगिता सापेक्ष होती है। बिल्कुल सापेक्ष होती है। कैसे? किसी वस्तु की उपयोगिता समय, स्थान और व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। अब दो लोग हैं, एक व्यक्ति धूप से आया, एक व्यक्ति घर में अंदर बैठा है, दोनों को हमने पानी दिया, बताइए किसको उपयोगिता ज्यादा मिलेगी? सर जो धूप से बाहर से आ रहा है उसको उपयोगिता ज्यादा लगेगी, जो घर में बैठा है उसको उपयोगिता कम लगेगी। बात समझ में आ रही? जिसका एक व्यक्ति जिसका खाली पेट है, एक व्यक्ति जो भरा पेट बैठा हुआ है, उसका खाना खा लिया है, दोनों को खाना देंगे, किसको उपयोगिता ज्यादा मिलेगी? जो सर भूखा पेट है। ठीक है जी। फिर स्थान भी इसमें मतलब महत्वपूर्ण होता है, समय भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है। सापेक्षता मतलब उपयोगिता सापेक्ष होती है। फिर है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। हाँ जी भाई, बिल्कुल होती है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, मेरे वीडियो देखेगा, उसको उपयोगिता मिलेगी क्या? शायद नहीं मिले। हाँ, यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है वो। तो व्यक्ति मतलब पर्सन टू पर्सन जो है वो उपयोगिता निर्भर करती है। व्यक्ति की इच्छा, रुचि, आदत, फैशन, वातावरण आदि पर उपयोगिता निर्भर करेगी, है ना। वो व्यक्ति के स्वभाव को बदल देगी। उपयोगिता अदृश्य होती है। प्रोफेसर बॉल्डिंग का स्टेटमेंट है। किसी वस्तु की उपयोगिता को हम अनुभव तो करते हैं किंतु वो दिखाई नहीं देती। हमें संतुष्टि लगती, मजा आ गया आज तो खाना खाने में, मतलब संतुष्टि दिख रही है। क्या हो गया आदमी को? फील हुआ। क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते हम। तो उपयोगिता क्या है? अदृश्य। कोई भी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो अदृश्य होती है ना। जैसे हमारी सर्विसेज होती हैं, गुड्स को तो हम टच कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए जी, फिर क्या है इसके बाद? अगली विशेषता पे हम कंटिन्यू करेंगे 5वें नंबर पे, जो है उपयोगिता अनुमानित होती है। इसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकता। किसी वस्तु के उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिलेगी, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। क्योंकि बॉल्डिंग ने तो बोला है क्या है? अदृश्य एक बात, और दूसरी बात क्या है? अदृश्य के साथ साथ ये उपयोगिता हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। एक मनोविज्ञान, एक सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करती है। फिर है उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। यह वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर तो धनात्मक है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था कि आपने एक गिलास पानी पिया, ठीक लगा, दूसरा पिया तो भी ठीक लगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार अगर आप वाटर का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो वो कहां पर क्या हो गया? वहां पे ऋणात्मक उपयोगिता आपको प्राप्त हो गई। अब हम जानेंगे अगली विशेषता के बारे में। उपयोगिता की अगली विशेषता है उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यक्ति की जितनी तीव्र इच्छा होगी उससे उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलती है। तीव्र इच्छा पे, क्योंकि अब यहां पे समय का जो है वो आ गया हमारे पास। वैसे हमने पढ़ा था कि सापेक्ष होती है समय के साथ, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे हम बात करें समय की, कि अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है कि अभी बहुत जल्दी मिल जाए, प्यास लगी, पानी बहुत जल्दी मिल जाए। अब आप रेगिस्तान में हैं और आपको प्यास लगी है, दूर दूर तक आपको पानी दिख रहा,
तो अब आपकी तीव्र इच्छा हो जाएगी। अब वो 20 रुपए के पानी की बोतल को अगर आपसे कोई 2000 रुपए मांगा तब भी आप दे दोगे, क्योंकि आपकी इच्छा वहां पे तीव्र हो गई और आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। यदि आपको जितनी ज्यादा तीव्रता है उतनी अधिक उपयोगिता हमें मिलेगी। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग हैं। कोई वस्तु लाभदायक नहीं हो फिर भी किसी व्यक्ति के विशेष के लिए उपयोगी, उसमें उपयोगिता हो। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए शराब नुकसानदायक होती है, लेकिन एक शराबी के लिए उसमें अत्यधिक उपयोगिता होती है। बात समझ में आ गई? मतलब लाभदायकता और उपयोगिता दोनों अलग चीजें हैं। लाभदायकता में हमने क्या देखा कि सिर्फ से फायदा हो रहा है कि नुकसान। तो कोई चीज नुकसान देते हुए भी क्या कर रही है, हमें उपयोगिता दे रही है। जैसे कि हमने देखा एक शराबी के लिए शराब उपयोगिता दे रही है, लेकिन वो हानिकारक उपयोगिता दे रही है, लाभदायक नहीं दे। तो इसलिए लाभदायकता और उपयोगिता दोनों अलग बातें हैं, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात ठीक है जी। चलिए लास्ट है हमारे पास, उपयोगिता शब्द का कोई नैतिक या वैधानिक महत्व नहीं होता है। बिना लाइसेंस के बंदूक रखना गैर कानूनी है, लेकिन उस डाकू के लिए बंदूक की अत्यधिक उपयोगिता है जिसने किसी गांव में डाका डालने की योजना बना रखी है। तो उपयोगिता का नैतिकता और वैधानिकता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है जी। चलो अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, उपयोगिता की माप, मेजरमेंट। अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या माना है कि उपयोगिता को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ये एक अजम्पशन मात्र है। वस्तु तथा सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए किसी यंत्र या उपकरण का आविष्कार नहीं हुआ है। जैसे हमने टेम्परेचर को नापने हैं, जिस प्रकार ताप को थर्मामीटर द्वारा और दबाव को दाब यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, उस प्रकार उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को हम केवल अनुमान द्वारा माप सकते हैं, है ना। हमारे पास कोई कैलकुलेशन के डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितनी उपयोगिता मिली होगी। ठीक है जी। फिर यह अनुमान दो प्रकार से संभव है। कैसे? इकाइयों द्वारा। वस्तुओं की उपयोगिता की हम आपस में तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी है और कौन सी कम। ये क्रमवाचक में देखते हैं। यदि हम 4 किलो गेहूं देकर 2 किलो चावल लेने को तैयार हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि गेहूं की अपेक्षा चावल की उपयोगिता अधिक है। यह क्रियात्मक माप है ना, जो हम क्रमवाचक किस में देखेंगे, क्रमवाचक गणना में देखेंगे, जो प्राथमिकता के क्रम पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? प्राथमिकता के ऊपर आधारित है। अब हम जानेंगे कि दूसरा कौन सा प्रकार है जिससे हम उपयोगिता को माप सकते हैं। ठीक है जी। मुद्रा द्वारा, पैसे में कन्वर्ट करके। व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु जितनी अधिक मुद्रा की मात्रा देने को तैयार होता है, उसके लिए उस वस्तु की उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। किसी वस्तु या सेवा के बदले में दी जाने वाली मुद्रा की इकाई ही उसकी उपयोगिता की माप है। सीमांत, औसत और कुल उपयोगिता इसी विश्लेषण पर आधारित है ना। 3 तरह की उपयोगिताएं हैं, इनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, सीमांत, औसत और कुल उपयोगिता। ठीक है जी। अब यह मुद्दा क्या था कि सर, पहला तो मुद्रा था कि हमने उसको क्रम के अनुसार माप लिया। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, मुद्रा के आधार पे आप किसी वस्तु के लिए जितना अधिक पैसे देने के लिए तत्पर हैं, उस वस्तु की उतनी अधिक क्या होगी, उपयोगिता हमारे लिए साबित होगी। ठीक है जी। तो ये मुद्रा द्वारा दूसरा। अब इसमें कैलकुलेशंस भी हमने क्या पढ़ा, सीमांत, औसत और कुल उपयोगिता जो है उसको हम माप सकते हैं, देखेंगे कैसे। तीसरी बात और है, गणनावाचक दृष्टिकोण तथा क्रमवाचक दृष्टिकोण गणित शास्त्र से लिए गए हैं। गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा में 2 वस्तुओं की उपयोगिता को मापना तथा तुलना करना संभव है। उदाहरण, एक सेवफल से उपभोक्ता को 20 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है, जबकि एक संतरे से उसे 10 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है। तो यह कहा जा सकता है कि संतरे की तुलना में सेवफल की उपयोगिता दोगुनी है। ठीक है जी। मैथमेटिक्स से लिए हैं और ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पे क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा के अंतर्गत
उपभोक्ता की माप संभव नहीं होती। यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता संतरे की तुलना में सेब फल अधिक पसंद करता है। कितनी अधिक पसंद करता है यह ज्ञात नहीं किया सकता क्रमवाचक में। ठीक है, ये गणनावाचक और क्रमवाचक के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे। अर्थशास्त्र में उपयोगिता या तुष्टि गुण को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है हमारे पास, सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता और तीसरा है औसत उपयोगिता। समझिएगा, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सीमांत उपयोगिता। अच्छा, इसका नाम बहुत अच्छा है हिंदी में, सीमा के अंत सीमांत उपयोगिता। मान लेते हैं मैं एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है जी, क्या कंज्यूम कर रहा हूं, एप्पल। पहला एप्पल मैंने कंज्यूम किया, मुझे जो यूटिलिटी मिली वो 10 मिली। जैसे ही मैंने दूसरा एप्पल कंज्यूम किया उससे मुझे उपयोगिता 8 मिली, कम होती जाती है। इसके बारे में बात करेंगे। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। उपयोगिता ह्रास नियम हमें बताता है कि जिस प्रकार हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली जो एडिशनल उपयोगिता है वो कम होती जाएगी, है ना। सीमांत उपयोग इसको हम बोलते हैं। तीसरा मैंने किया तो मुझे 6 मिली, 6 नहीं, और इसको मैं क्या बोलूंगा, 5 ही कर देता हूं। कितनी मिली मुझे, 5 मिली। ठीक बात। अब यहां पे मैं करता हूं इसको टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट में 10 मिल रही है मुझे, सेकंड में 10 प्लस 8, 2 यूनिट कंज्यूम किया तो 18 मिल रही है, 3 यूनिट किया तो 18 और 5 23 मिल रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जब सर मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूंगा उससे मिलने वाली एडिशनल जो यूटिलिटी है ना सर, वो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि एक इकाई का एडिशनल कंजम्पशन करने से जो मुझे एडिशनल उपयोगिता मिलती है वो क्या है, सीमांत उपयोगिता है। जैसे कि फर्स्ट केस में तो कुछ नहीं आएगी मेरे मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उसके पहले मैं कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा था। या यूं बोल सकता हूं कि सर उसके पहले 0 कंज्यूम कर रहा था, अब 1 कंज्यूम कर रहा हूं तो 10 हो सकती है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो 10 लिख लीजिए आप भैया। अब दूसरे में मुझे 10 मिल रही थी, अब लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी मिल रही मुझे, 18 होगा टोटल। तो 18 माइनस 10 8, इधर 23 हो गया तीसरी यूनिट कंज्यूम करने से, लास्ट मुझे 18 मिल रही थी, तो कितना हो जाएगा 5। मतलब एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसको हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। इधर मैंने आपको साथ में टोटल भी बता दिया, कुल उपयोगिता, कि सर जितनी यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूं उन सबको प्लस करते जाओ, जितनी उपयोगिता मिल रही है वो क्या है, कुल उपयोगिता है। अब बचती है औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी। अब एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल कंजम्पशन। क्या हो जाएगा भाई इसका फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी अपॉन यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में तो 10 ही होगी क्योंकि 10 है टोटल उपयोगिता मेरी यहाँ पे और 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। सेकेंड केस में कितनी है मेरी, 18 टोटल है और 2 कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 9 हो जाएगी। इधर 23 है और कितना कर रहा हूँ मैं, 5 कर रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी ये 7.33। क्या हो जाएगी, 7.33 हो जाएगी। क्या मतलब समझा हमने यहाँ पे, सर देखो ये टोटल है बढ़ती हुई है, मार्जिनल घटती हुई है, एवरेज भी घट रही है। एवरेज क्योंकि मार्जिनल घट रही है इसलिए एवरेज, लेकिन टोटल बढ़ रही है। अभी इनके आपस के संबंधों की चर्चा भी हम करने वाले हैं, लेकिन हमें समझना क्या है यहाँ पे, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है और औसत उपयोगिता से हमारा क्या आशय है। 3 सिर्फ टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। चलिए जी,
चलो पहला टॉपिक ही सीमांत उपयोगिता हमारे पास। जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरे के बाद चौथी अर्थात क्रमानुसार इकाइयों का उपभोग करता जाता है। इस प्रकार किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को ही सीमांत इकाई और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब 1 2 3 4 लिखा, मान लेते हैं पहली चपाती, पहली रोटी आपने खाई, आपको उपयोगिता 10 मिली क्योंकि आप भूखे थे। फिर आपने दूसरी रोटी खाई, आपकी भूख थोड़ी सी कम हो गई, आपको उपयोगिता 8 मिली। तीसरी खाई आपने तो आपको 5 मिली। चौथी खाई आपने तो आपको 2 के बराबर मिली। पांचवी खाई तो आपको कुछ लगा ही नहीं, मतलब आपका पेट भर गया। छठवीं खाई, सातवीं खाई, कुछ मिला ही नहीं। हो सकता कि ये ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाए एक क्षमता के ऊपर यदि आप भोजन लेंगे तो जो एडिशनल एक के बाद एक बढ़ाते जा रहे हैं हम, उसको सीमांत इकाई बोल रहे हैं। उससे प्राप्त उपयोगिता को क्या बोल रहे हैं हम? सीमांत उपयोगिता। बात ठीक हो जाती है यहाँ पे हमारी। फिर हमारे पास है परिभाषा। प्रोफेसर एली के अनुसार किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की अंतिम अथवा सीमांत इकाई की उपयोगिता या तुष्टि गुण उस व्यक्ति के लिए वस्तु विशेष की सीमांत उपयोगिता या सीमांत तुष्टि गुण कहा जाएगा। ठीक है, तो बात ये भी वही बोल रहे हैं। फिर है सीमांत उपयोगिता के रूप। एक समय में एक वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग करने से उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब वस्तु की इकाई का उपभोग किया जाए तो उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हमें होने लग जाती है। ठीक है जी। अतएव सीमांत उपयोगिता के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलो तो विल स्टार्ट फ्रॉम ग्लास ऑफ वाटर। आपने पहला ग्लास पानी पिया 10, दूसरा पिया 8, तीसरा आपने लिया तो 5, चौथा आपने लिया तो 1, पांचवा आपने लिया तो 0, छठवा आपने लिया तो -3, वॉमिटिंग कर दिया, सातवां आपने लिया तो -8, आठवां अगर आपने लिया तो -10। ये क्या हो गया मेरा? ऋणात्मक। ये क्या हो गया मेरा? 0। और ये क्या मेरा हो गया? पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ तक मेरी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, यहाँ पे 0 हो गई और यहाँ पे आके नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक हो गई। ये 3 स्टेजेस होती हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। बात ठीक है जी। चलो फिर धनात्मक सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु के उपभोग से जब तक हम में पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक हमें उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती रहती है तथा हर इकाई के उपभोग से कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। उसे हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब 1 तक हमने एग्जांपल देखे अभी जो मैंने आपको नोट कराया था। 1 तक हमें आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता मिल रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। जब किसी वस्तु की अगली इकाई के उपभोग से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है और उपभोग ना करने पर किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती, तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। ऋणात्मक किसी वस्तु के उपभोग से हमें जब हानि होने लगती है तब हमें उसे ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। सीमांत तुष्टिगुण के विभिन्न रूपों का सारणी द्वारा स्पष्टीकरण। उक्त सारणी में अभिषेक जब पहला केला खाता है तो उसको 50 तुष्टिगुण मतलब की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि इसके बाद वह केले को उपयोग जारी रखता है तो क्रमशः उसको दूसरे से 40, तीसरे से 30 और चौथे से 20, पांचवें से 10 और छठवें से 0 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। उसके बाद -10 और -20 भी जा रही है। देख लेते हैं एक बार टेबल। उसने पहला केला खाया तो सीमांत तुष्टि मतलब उपयोगिता 50, फिर 40, 30, 20 और 10, मतलब कि ये सब क्या है अभी तक पॉजिटिव है हमारे पास।
फिर जैसे ही छठवीं यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है तो शून्यात्मक तुष्टिगुण हो गया उसको, उसके बाद माइनस मतलब कि ऋणात्मक हो गया है। ठीक है, तो कहाँ तक कंज्यूम करना चाहिए? अभी इसको हम पैसे से कंपेयर नहीं करते, कहाँ तक चलना चाहिए पूर्ण संतुष्टि के लिए? सर जब तक पॉजिटिव है या 0 तक ले लो, उसके बाद कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए हमें। वैसे तो हमें 5वें पे ही करना चाहिए, लेकिन 5वें हमें समझ में नहीं आ रहा कि अभी पॉजिटिव मिलेगा कि 0 हो जाएगा। 6वें पे जब 0 हो गया उसके बाद हमें कंजम्पशन स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें ऋणात्मक उपयोगिता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि अभी इसको कंपैरिजन हम स्टडी करेंगे प्राइस के साथ, तब देखेंगे हमें कहाँ पे कंजम्पशन स्टॉप करना, क्योंकि वो स्थिति जो होगी हमारी वो होगी उपभोक्ता संतुलन की। चलिए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिषेक केले की इकाइयों की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि करता है, प्रत्येक अगली इकाई से घटती दर या सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यह क्रम केवल 5वें केले तक ही जारी रहेगा। यहाँ पर होने वाली सीमांत तुष्टिगुण केवल 10 ही रह जाता है। इस तुष्टिगुण को हम धनात्मक कहते हैं, और उसके बाद जो है छठे केले के उपभोग से उसको शून्य तुष्टिगुण प्राप्त होता है। यही संतुष्टि की उच्चतम सीमा है, इससे ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यदि इस सीमा के बाद भी वह केले खाना जारी रखता है तो 7वां 8वां केला उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। 7वें 8वें केले के लिए ऋणात्मक तुष्टिगुण प्राप्त होगा, उसको संतोष प्राप्ति के स्थान पर कष्ट का अनुभव होगा। सीमांत तुष्टिगुण के विभिन्न रूपों का रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। प्रस्तुत चित्र में आधार रेखा, अभी यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, पहले ये चित्र लेना पड़ेगा। अब ये कहां से बना रेखा चित्र? टेबल थी अभी हमारे पास, उस टेबल को मैंने क्या किया, कर्व में, वक्र में डाल दिया, तो मेरे पास एक रेखा चित्र आ गया। अब देखो नीचे क्या ले लिया मैंने, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन, और ये वाई एक्सिस है। एक्स पे मैंने क्या ले लिया, केले की इकाइयां मतलब यूनिट्स, और यहां पे क्या ले लिया, प्राप्त सीमांत उपयोगिता, है ना। तो एक जब मैं केला खाता हूं तो मुझे 50 मिल रही है, दूसरे पे 40, 30, 20, 10, और ये 6वें पे 0, और 7वें पे देखो यह माइनस पहुंच गया मेरा, और 8वें पे और माइनस पहुंच गया, है ना। तो ये 0 के बाद ऋणात्मक हो गया, और यहाँ तक ये धनात्मक था, और ये यहाँ पे ये 0 हो गया। तो हमने क्या किया, उस टेबल को कर्व पे प्लॉट कर दिया, तो हमें रेखा चित्र भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। अब रेखा चित्र में समझना क्या है वो देखते हैं एक बार। प्रस्तुत चित्र में आधा रेखा पर केले से प्राप्त तुष्टिगुण को दर्शाया गया है। आवा रेखा धनात्मक तुष्टिगुण, आधा रेखा ऋणात्मक तुष्टिगुण, और आ से सा रेखा उपभोग की इकाई दर्शाती है। केले की 5वीं इकाई तक प्राप्त होने वाली तुष्टिगुण उपयोगिता धनात्मक है, छठे केले से शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है। प्राप्त सीमांत उपयोगिता इस बात का प्रकट करती है कि अब केले का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इससे अस्वस्थ अवस्था को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। इस स्थिति के बाद भी यदि उपभोग जारी रहा तो ऋणात्मक तुष्टिगुण मतलब कि ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। यहाँ पे भैया कंजम्पशन स्टॉप कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी 7वीं यूनिट कंज्यूम करने में। आपका ये अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये तो हमने एक जनरल पैटर्न अंडरस्टैंड किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। देखते हैं एक एक करके। पहले है वस्तु की मात्रा। व्यक्ति के पास वस्तु अधिक मात्रा में है तो उनकी सीमांत उपयोगिता कम, तथा वस्तु कम मात्रा में है तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी। आपके पास कितना उपलब्ध है। यदि हम बात करें, हम रेगिस्तान में हैं और 4 लोग हैं और एक हमारे पास पानी की बोतल है 1 लीटर, तो उससे हम एक एक गिलास भी पिएंगे ना तो हमें उपयोगिता अत्यधिक मिलने जा रही है। और यदि पे हम ऐसी जगह पे हैं जहां हमें पानी की कोई कमी नहीं है, कितना भी पानी चाहिए हमें पीने को मिल सकता है, तो हमारी उपयोगिता कम होने वाली है। तो वस्तु की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा कि उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो वस्तु की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि मात्रा कम है तो उपयोगिता अधिक होगी, और यदि मात्रा अधिक है तो उपयोगिता कम होगी। मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच। दूसरा, स्थानपन्न वस्तुएं।
मतलब यदि उस कमोडिटी का कोई रिप्लेसमेंट है, उसकी जगह पर हम कोई दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारी उपयोगिता भी कम हो जाती है। जैसे चाय की जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं या कॉफ़ी की जगह हम चाय पी सकते हैं। तो यदि चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें उपयोगिता कम हो गई। और यदि उसका कोई स्थानापन्न नहीं है, मतलब कोई दवाई है, डॉक्टर ने बोला यही दवाई आपको लेनी है और उस दवाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर उस दवाई की आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु होने की दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग, और जिन वस्तुओं की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती उनकी सीमांत उपयोगिता अधिक होगी। व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय अधिक होने पर भी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है तथा व्यक्ति की आय कम होने पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक हो जाती है ना। यदि आपके पास, मतलब ऐसे भी समझ लो, आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, फिर यदि आपको कोई वस्तु खरीदनी जो 90 रुपए की आ रही है, आपकी उपयोगिता बहुत अधिक है। आपकी पॉकेट में 10,000 रुपए और फिर कोई ऐसी वस्तु खरीदना जो 90 रुपए की आ रही, तो उसकी उपयोगिता आपके लिए बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इनकम से भी हमारी उपयोगिता जो है वो प्रभावित होती है। फिर आता है हमारे पास कुल उपयोगिता। किसी दिए हुए समय में किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे योग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त है वो कुल उपयोगिता है। जितनी भी यूनिट मैंने कंज्यूम किया, जैसे इसके पहले सीमांत उपयोगिता में हमने देखा था कि वो 6 केले हमें कंज्यूम कर रहा था, तो 6 केले तक क्या था उसका टेबल, एक बार टेबल लिख लेते हैं। पहले केले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 4, 5, 6, 7 तक भी चलते हैं। चलो, तो पहले पे उसको यूटिलिटी 50 थी, फिर 40 थी, फिर 30 थी, फिर 20, फिर 10, फिर 0 और फिर -10। तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल क्या हो जाएगा, 50। सेकेंड यूनिट पे टोटल क्या हो जाएगा, 50 + 40 90। थर्ड यूनिट पे 90 + 30 120। फोर्थ यूनिट पे 120 + 20 140। फिफ्थ यूनिट पे 150। सिक्स यूनिट पे 150। 150 - 10 140। डिक्लाइन स्टार्ट हो गया हमारा, है ना। तो मैंने क्या किया, जितनी कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उनसे प्राप्त यूटिलिटी को प्लस करते जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाती है, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक समय में 5 केले खाता है। प्रथम केले से उसे मिलने वाली उपयोगिता 50, दूसरे से 40, तीसरे से 30 और चौथे से 20 तथा पांचवें से 10 उपयोगिता प्राप्त होती है। इन सबको प्लस कर दीजिए, तो जो आपको उपयोगिता मिल रही है वो क्या है, आपके लिए कुल उपयोगिता है। चलिए जी, यहां उसे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता होगी 50 + 40 + 30 + 20 + 10 150, जो कि कुल उपयोगिता कहलाएगी। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे उपयोगिता बढ़ती जाती है, किंतु यह वृद्धि घटती हुई दर से होती है। क्योंकि पहले में 50 बढ़ी, दूसरे में 40 बढ़ी तो लेकिन कम रेट से बढ़ी, तीसरे में 30 से बढ़ी, चौथे में 20 से बढ़ी, पांचवें में 10 से बढ़ी, बढ़ तो रही है लेकिन रेट जो है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम यहां पे काम करता है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रभावशील हो जाता है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, यह बोलता है कि सर जब आप एक कमोडिटी का एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो होगी वो आपकी पहली वाली उपयोगिता से कम हो जाएगी। ऋणात्मक उपयोगिता आपको हमेशा मिलती है, कम होती हुई मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप धूप से आए, आपने एक गिलास पानी पिया, आपने बोला सर 10, उसके बाद दूसरा गिलास पानी दिया सर 8, तो कम होती जा रही है आपकी उपयोगिता। उसी को हम बोलते हैं उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, सबको प्लस करने को ये बोल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दीजिए तो भी आपको क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी, मतलब कि कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। कुल उपयोगिता का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण, निम्नलिखित तालिका में सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता केले की 8 इकाइयों के उपभोग के लिए दी गई है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तक है और 3 में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 120 कुल उपयोगिता प्लस करते गए हम ना सीमांत उपयोगिता को, जो प्रोफेसर मेयर ने कहा था उसके अकॉर्डिंग। फिर जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो हम देख सकते हैं 8 में जाते जाते हम कहाँ पहुँच रहे थे,
माइनस 120 उपयोगिता पहुंच रहे थे। कैसे? 120 तीनों में मिल गई थी और चौथे में मुझे कितनी मिली थी सीमांत 20, पांचवें में 10, तो यहाँ पे मैंने 20 प्लस किया 140 आ गया। यहाँ 140 क्योंकि प्रीवियस था उसमें मैंने 10 प्लस किया तो 150 आ गया। यहाँ पे 0 है, प्रीवियस 150 है और 0 मेरी सीमांत है तो 150 है अधिकतम कुल उपयोगिता। मतलब इसके ऊपर मुझे अगर एक विवेकशील उपभोक्ता है तो उसको इसके बाद कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा है तो क्या किया 150 माइनस 10, क्योंकि ऋणात्मक मिल रही है इसलिए माइनस 10 कर दिया मैंने, तो 140 हो गई, घटती हुई कुल उपयोगिता हो गई। फिर 140 थी यहाँ पे प्रीवियस, उसमें से फिर से मैंने माइनस 20 किया तो मेरी कुल उपयोगिता 120 हो गई। अब देखो जब वो 6 कर रहा था 150 मिल रही थी, जैसे ही लेकिन वो 7-8 पे गया तो उसको 120 मिलने लगी, जो ऑलरेडी 120 4 पे मिल रही थी। इससे बेहतर तो वो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा होता 8 से, एडिशनल 4 यूनिट को जो खर्चा किया वो किसी सेंस का, किसी मतलब का नहीं यहाँ पे हमें समझ पड़ता है। अभी तो हम सिर्फ उपयोगिता को जान रहे हैं, जब इसको पैसे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें उपभोक्ता संतुलन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ 5वीं इकाई तक धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, 6वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता सर्वाधिक अर्थात 150 है 7वीं इकाई, और 8वीं इकाई से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, अतः कुल उपयोगिता भी घट जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें सीमांत उपयोगिता जो है वो नेगेटिव मिलने लग जाती है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता का पारस्परिक संबंध। उक्त तालिका से पता चलता है कि वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती दर प्राप्त होती है एवं कुल उपयोगिता बढ़ती दर प्राप्त होती है। कुल उपयोगिता में घटती दर पर वृद्धि होती है। कुल उपयोगिता में क्या हो रही है? घटती दर पर हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम तथा धनात्मक होती है। पूर्ण संतुष्टि के बाद भी उपभोग जारी रखने पर ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने के कारण कुल उपयोगिता क्रमशः कम होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता पारस्परिक संबंध दिए हुए रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पे ना हमें एक चित्र जो है वो बनाना पड़ेगा। चित्र कौन सा बनाएंगे हम? आ जाइए चित्र बना लेते हैं हम। यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। अब चित्र कैसे बनाते हैं? आपके पास यूटिलिटी है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने देखा था फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, 8 यूनिट हमारे पास थी और उनसे मिलने वाली यूटिलिटी थी हमारे पास 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10 और -20। ये मार्जिनल था हमारा और ये टोटल हो जाता है हमारा 50, 90, 120, 140, 150, 150, 140 और 120। अब मैं क्या करता हूँ, एक कर्व बनाता हूँ जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रख लेता हूँ मैं यूनिट्स को और वाई एक्सिस पे रख लेता हूँ मैं यूटिलिटी, उपयोगिता को ना, कितनी इकाइयाँ मैंने कंज्यूम की वो एक्स एक्सिस पे, कितनी यूटिलिटी मिल रही है वाई एक्सिस पे। यूटिलिटी मुझे कहाँ तक जाना है? टोटल यूटिलिटी 150 तक जाना है और 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 150 डिवाइडेड बाय 8 करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? तो उस मैं क्या करूँगा, उतना डिफ्रेंशिएटर रख लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं यहाँ पे 8 यूनिट बना लेता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इधर भी 8 बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इधर रखता हूँ मैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ जाते हैं। अब पहले मैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाता हूँ, तो मुझे एक पे कितनी मिल रही है? 50, तो 50 कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। दूसरे पे कितनी मिल रही है? 40, तो दूसरा मेरा इधर आएगा। तीसरे पे मिल रही है मुझे 30, तो 30 आएगा इधर। फिर फोर्थ पे मिल रही मुझे 20, तो 20 आ गया। फिर फिफ्थ पे मुझे मिल रही 10, तो फिफ्थ पे 10 इधर आ जाएगा। फिफ्थ पे 10 थोड़ा सा इधर की तरफ जाएगा, इसको हटा लेते हैं अपन। फिफ्थ पे 10। फिर सिक्स्थ पे कितनी मिल रही है? 0। सेवन्थ पे 10 और 8 पे 20 इधर की तरफ। जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा
ये बन गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब बनाता हूँ टोटल यूटिलिटी कर्व। तो फर्स्ट पे कितना है, फर्स्ट पे 50, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा दोनों का। सेकंड पे क्या है 40, सेकंड पे मेरा 50 प्लस 40 90 हो जाएगा, सेकंड पे 90, तो सेकंड ये रहा और 90 ये रहा। थर्ड पे कितना हो जाएगा 120, तो 1 ये थर्ड रहा और ये 120 रहा। फोर्थ पे कितना हो जाएगा मेरा, फोर्थ पे हो जाएगा 140, ये रहा फोर्थ और ये रहा 140। फिफ्थ पे हो जाएगा 150, फिर सिक्स पे कितना हो जाएगा 150, फिर सेवन्थ पे कितना हो जाएगा 140 और सेवन्थ पे कितना हो जाएगा 120। ठीक है जी। जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा बन गया टी यू कर्व। देखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सब जब इनको ज्वाइन करोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सर टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे है कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। उसके पहले की स्टेज क्या है कि सर MU जब तक पॉजिटिव है, MU जब तक पॉजिटिव है तो आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है, और जैसे ही आपका MU जो है सर वो नेगेटिव हो जाता है तो आपका TU जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। 3 स्टेज हमें देखने मिल रही है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, MU पॉजिटिव है तो TU बढ़ता है, और सेकेंड स्टेज में MU जब 0 हो जाता है तो TU अपने मैक्सिमम पे है, और तीसरा स्टेज जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। 3 स्टेज जो है वो हम इस कर्व के माध्यम से, इस वक्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता का पारस्परिक संबंध दिए हुए रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत चित्र में अब पर किलो की इकाइयों तथा आशा पर प्राप्त उपयोगिता दर्शाई गई है तथा का खा गा पर कुल उपयोगिता प्राप्त वक्र है। सीमांत उपयोगिता रेखा पर बिंदु 5वीं इकाई तक धनात्मक है, जिससे कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, जिसे खा बिंदु पर दर्शाया गया है। तो जो मैंने एक्सप्लेन अभी किया आपको कि जैसे जैसे मेरा MU बढ़ रहा है पॉजिटिव के साथ TU बढ़ रहा है, MU 0 होता है तो मेरा TU मैक्सिमम पे होता है, और उसके बाद मेरी स्थिति क्या है कि मेरा MU जो है वो नेगेटिव हो गया तो मेरा TU जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है कि कैसे TU और MU आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो हमने अब ये संबंध देख लिया। अब हम बात करेंगे तीसरी उपयोगिता, जो कौन सी है हमारी एवरेज यूटिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं औसत उपयोगिता। अब औसत मतलब क्या होता है कि सर जो टोटल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। कुल उपयोगिता को हम भाग दे देंगे जितनी इकाइयों का हमने उपभोग किया उससे, तो हमें मिल जाएगी औसत उपयोगिता। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग देने से जो भागफल आता है वो औसत उपयोगिता कहलाता है। और फॉर्मूला भी हमारे पास है, कुल उपयोगिता भागित उपभोग की गई इकाइयां बराबर औसत उपयोगिता निकल के आ जाएगी आपके पास। बात ठीक है जी। चलिए, तालिका द्वारा स्पष्टीकरण है। अब तालिका हमारे पास ये ठीक है, चेंज कर ली हमने। वस्तु की इकाइयां हमने यहाँ पे देखा, वस्तु की इकाइयां देखा, और सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। ठीक है जी। ये जो होगा हमारा वो होगा कुल उपयोगिता। इसको हम क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता। ठीक है जी। अब क्योंकि पहले पे मैंने 10 मिला और यहाँ सीमांत भी 10 है, औसत भी 10 है। दूसरे पे देखिए कितना है मेरा 18, क्योंकि 8 सीमांत उपयोगिता मिला था, 10 प्लस 8 बन के 18 बना। अब 18 को मैं किससे भाग करूंगा, 2 से, तो 18 भागित 2 तो मेरा आ गया 9। तीसरे में क्या किया, 24 था, 24 भागित 3, 24 भाग दो 3 से तो 8 आ जाएगा। फिर क्या है मेरे पास 28, 28 में क्या करो 4 का भाग दे दो, क्योंकि 4 यूनिट कंज्यूम हुई तो मेरा 7 आ गया, है ना। तो ये कैलकुलेशन तो आसान है, हमें सिर्फ भाग देना है किससे, टोटल से। तो हमें क्या मिलता जाएगा, एवरेज मिलता जाएगा। ठीक है। यहाँ भी हमने क्या किया, 30 इकाइयाँ कंज्यूम, मतलब हमें 30 उपयोगिता मिली है,
5 कंज्यूम करते हुए, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है वो हमारा टोटल यूटिलिटी का कॉलम है। फिर इधर भी कितना मिला हमें 30, लेकिन कितना कंज्यूम करते हुए 6, तो अब 5 हो गई। अब फिर क्या हुआ, मुझे 28 यूटिलिटी मिली 7 कंज्यूम करते हुए, तो 4 हो गया। अब मुझे क्या हुआ, 24 मिला 8 यूनिट कंज्यूम करते हुए, तो मेरी एवरेज जो है वो 3 पे आ गई है, ठीक है। तो क्या देखने मिल रहा है कि सर एवरेज जो है वो लगातार गिर रहा है, और एवरेज लगातार इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमनेस हो रही है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिमनेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। उक्त तालिका से पुनः स्पष्ट हो जाता है कि प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जब घटने लगती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। यद्यपि बढ़ने की दर कम हो जाती है, तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है तो कुल उपयोगिता पहले की तुलना में घटना प्रारंभ हो जाती है। वो 3 स्टेज जो हैं वो हैं। फिर अब सीमांत उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता का आपस में संबंध क्या है। औसत उपयोगिता जब घटती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती जाती है, किंतु औसत उपयोगिता की तुलना में सीमांत उपयोगिता तेजी से घटती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता की घटने और बढ़ने दोनों की गति तेज होती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता आगे चलती है और औसत उपयोगिता जो है उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि उसका ये अनुसरण करती है सीमांत उपयोगिता का। कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता का संबंध, कुल उपयोगिता के बढ़ने या घटने से औसत उपयोगिता के बढ़ने या घटने का सीधा संबंध नहीं होता, अर्थात कुल उपयोगिता बढ़ने पर औसत उपयोगिता किसी सीमा तक भी घट सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि इनका दोनों का आपस में कोई संबंध हमें देखने नहीं मिलता। यह सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। जब सीमांत उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाती है, ऐसी दशा में कुल उपयोगिता में वृद्धि के साथ साथ औसत उपयोगिता में वृद्धि होगी। जब सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी, ऐसी दशा में कुल उपयोगिता में वृद्धि होने पर औसत उपयोगिता भी घटती जाएगी। यह बात उक्त तालिका से स्पष्ट की गई है, जो हमने इसके पहले टेबल देखी थी। सीमांत उपयोगिता तो कुल उपयोगिता में अंतर। सीमा एक अंत है, मतलब कि एक एडिशनल है, और टोटल मतलब कुल मतलब हमने सबको प्लस कर दिया गया है। तो आशय, उपभोग की इकाइयों में से अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उपभोग की जाने वाली समस्त इकाइयों की उपयोगिता का योगफल ही कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है जी, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा क्या है, प्रभाव। वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। वस्तु का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। योगदान, सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कैसे भी पढ़ेंगे। कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ हम चेक करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुलन में जरूर इसका महत्व हमें देखने को मिलेगा। पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है ना, ये शून्य होगी और वहां पे ये अधिकतम हो जाएगी। वही उपभोक्ता संतुलन का पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पॉइंट ऑफ सटाइटी भी हम उसको बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा का महत्व। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा का अर्थशास्त्र तथा उसके मूल्य निर्धारण के लोकप्रिय सिद्धांत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तु के मूल्य निर्धारण की सिद्धांत इसी अवधारणा पर निर्भर करता है। सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। क्योंकि देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सीमांत उपयोगिता को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मनी के फॉर्म में। मान लेता हूं कि एक उपयोगिता जो है, किसी वस्तु की एक उपयोगिता वो 1 रुपए के बराबर है। यदि मुझे किसी वस्तु से 10 मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 10 सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो मान लेता हूं वो 10 रुपए के बराबर उपयोगिता मिली है। अब उस वस्तु को मैं कितने रुपए में खरीद सकता हूं, क्योंकि 10 रुपए के बराबर मुझे उससे उपयोगिता मिली है, तो मैं 10 रुपए तक में उस वस्तु को खरीद सकता हूं। इससे अगर ऊपर जाएगा तो मैं वस्तु को खरीदना बंद कर दूंगा, मैं वस्तु की मांग करना बंद कर दूंगा। तो कीमत निर्धारण क्या होगा, जितने रुपए के बराबर आपको उपयोगिता लग रही है उससे हम कीमत का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि मांग करना बंद कर देंगे। मांग करना बंद करने से, मांग कम होने से और सप्लाई होने से कीमतें स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर आ जाएंगी। ठीक है। फिर उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु के उपभोग से नहीं,
उसकी मिलने वाली उपभोक्ता से अधिक नहीं देते। यह तथ्य संकेत देता है कि कुछ वस्तुओं की कीमतें ऊंची होती हैं और कुछ वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। जो वस्तुएं अधिक सीमांत उपयोगिता प्रदान करती हैं उनकी कीमत ऊंची होती हैं क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, और जो वस्तुएं कम सीमांत उपयोगिता देती हैं उनकी कीमत बाजार में कम आ जाती है। सीमांत उपयोगिता की यही अवधारणा हीरा पानी विरोधाभास को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। अब ये हीरा पानी विरोधाभास समझना पड़ेगा आपको। डायमंड वाटर पैराडॉक्स। सर रुक जाइए, क्या बोल रहे थे आप? हीरा ज्यादा उपयोगिता दे रहा है कि कम उपयोगिता दे रहा है एज कंपेयर टू वाटर? पानी अत्यधिक उपयोगी है कि पानी जब हम पिएंगे, मतलब पानी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, हीरा जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसके हिसाब से सर उपयोगिता हीरा कम दे रहा है, उसकी कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा उपयोग दे रहा है। लेकिन उनकी क्वांटिटी भी तो देखिए आप, हीरा कम मात्रा में उपलब्ध है और पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उपयोगिता क्या है, साइकोलॉजिकल है, मानसिकता पर निर्भर करती है, तो हमें हीरे से उपयोगिता अत्यधिक लग रही है इसलिए हम हीरे के लिए ज़्यादा पैसे देने तैयार हैं। पानी से हमें मिलने वाली उपयोगिता कम लग रही है इसलिए हम पानी के लिए कम पैसे देने तैयार हैं। तो ये क्या है? डायमंड वाटर पैराडॉक्स। चलिए जी, फिर पानी हीरे से अधिक उपयोगी है किंतु हीरा पानी से अधिक मूल्य वाला है। किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता से संबंध रखता है। पानी बहुतायत में उपलब्ध होने से उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य तक आ जाती है। चूंकि हीरा दुर्लभ है अतः उसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची है और इसी कारण से उसकी कीमतें भी ऊंची होती हैं। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विरोधाभास है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब बात समझना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बोलता है कि यदि आप जैसे जैसे किसी वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, उपभोग बढ़ाते जाएंगे, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार बोल रहे हैं उपयोगिता साइकोलॉजिकल है, मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। हमारे दैनिक जीवन का यह अनुभव है कि जितनी वस्तु का स्टॉक अधिक होगा उतनी ही उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होगी। कैसे होगी कम? कैसे काम करता देखते हैं। अर्थात किसी समय विशेष पर जैसे ही किसी व्यक्ति के पास वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है वैसे ही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रोफेसर गॉसेन इस नियम की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। इसे गॉसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी हैं। प्रोफेसर मार्शल, अन्य बातें समान रहने पर, मतलब बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दीजिए, किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे मिलता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। किसी समान वस्तु के भंडार में अधिक इकाइयों की वृद्धि होने से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रोफेसर ब्रिंग ऐसा मानते थे। फिर हमारे पास है चैपमैन। किसी वस्तु की जितनी भी अधिक मात्रा हमारे पास होती है उससे उस वस्तु की मात्राओं में वृद्धि के लिए हम उतने ही कम इच्छुक होते हैं अथवा उतनी ही अधिक हमें उससे अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते। किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। सब लोग यही बोल रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ाओगे, उसका स्टॉक बढ़ाओगे तो आपकी उपयोगिता कम होती जाएगी। प्रोफेसर गॉसेन, जैसे हम लोग किसी एक संतोष की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे वह संतोष पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होने तक घटता जाता है। अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को यथास्थिर रखते हुए जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अनिवार्य रूप से घटती चली जानी चाहिए। यह किसका मानना था? प्रोफेसर बॉल्डिंग का मानना था कि भैया कम होती जाएगी। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाती है कि किसी वस्तु के निरंतर उपभोग के कारण उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है किंतु कुल उपयोगिता एक निश्चित बिंदु तक बढ़ती जाती है जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, और इसके बाद कुल उपयोगिता भी घटने लग जाती है। जहां पे हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है वहां पे हमें अधिकतम कुल उपयोगिता जो है वो प्राप्त होती है। बात ठीक है जी?
कुल उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, जहां पे हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होती है, जहां पे हमारी सीमांत उपयोगिता जो है वो 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है जी। चलो अब देखेंगे हम उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा नियम की व्याख्या। तो कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि एक मनुष्य कुछ आम खाना चाहता है, ठीक है जी, क्वांटिटी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। उसकी आम खाने की इच्छा तीव्र है। जब पहला आम खा लेता है तब उसकी इच्छा की तीव्रता कुछ शांत हो जाती है। दूसरा आम खाने के बाद तीव्रता उतनी नहीं रहती, उसकी इच्छा और कम हो जाती है। ठीक है जी। तो इसको क्या करना चाहिए, हमें टेबल पे लाना चाहिए, एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। तीसरा और चौथा आम खाते खाते ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे अब आम खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले आम की तुष्टि गुण अधिक थी, मतलब कि उपयोगिता अधिक थी, दूसरे का पहले की अपेक्षा कम और तीसरे आम का दूसरे से भी कम। और इस प्रकार आम की प्रत्येक इकाई के साथ उपभोग के साथ उपयोगिता के क्रम में ह्रास होता चला जा रहा था, डेप्रिशिएट होता जा रहा था, डिमिनिश होते जा रहा था। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हम कहते हैं। ठीक है जी। तो मैं जो टेबल की बात कर रहा था वो टेबल ये रही मेरे पास। तो पहले टेबल में देखेंगे हम, सबसे पहले कितनी इकाइयां कंज्यूम कर रहे हैं हम, एक आम। ठीक है जी। तो यूटिलिटी कितनी है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशनल कंजम्पशन। ठीक है जी। और जैसे मैं दूसरा आम जब कंज्यूम किया तो मुझे 15 मिलती है, तीसरे पे मुझे 10 मिलती है और चौथे पे मुझे 5 मिलती है। यहाँ तक घटती हुई तो है, लेकिन क्या है, हमारी संख्या धनात्मक है। ठीक है। तो प्लस कर, मतलब जब मैं सीमांत उपयोगिता को प्लस कर जाता हूँ तो मुझे कुल उपयोगिता मिलती जाती है। जैसे ही मैं 5वां आम कंज्यूम करता हूं तो मेरी यूटिलिटी 0 हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 6वां आम मैं लेना स्टार्ट करूंगा खाना तो मेरे को -5 जो है वो यूटिलिटी मिलने वाली है। तो मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं आम का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा हूं मेरी उपयोगिता कम होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जब मैं इसी टेबल को किस पे डाल दूंगा, कर्व पे डाल दूंगा, तो मेरा कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, कर्व ऐसा दिखाई देगा कि सर देखो, जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही थी, 20 यूटिलिटी मिल रही थी। जैसे ही मैंने 2 किया तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 15 मिली, फिर तीसरी पे मुझे 10, चौथी पे 5 और 5वीं पे 0 और 6वीं पे माइनस हो जाती है। तो मेरा ये क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ तक सर मैं धनात्मक हूँ और ये शून्य हो जाता है, मतलब शून्य उपयोगिता हो जाएगी, उसके बाद मेरी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है जी। चलो इसका हम जरा विश्लेषण पढ़ लेते हैं। चित्र में आ व रेखा पर आम की इकाइयां एवं सा दा रेखा पर उसमें प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को दर्शाया गया है। आम की प्रत्येक इकाई से प्राप्त आयात को क्रम से घटते हुए बताया गया है। 5वें आम से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है, अतः इसका कोई उपयोग नहीं है। 6ठे आम से ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है, अतः इसका उपयोग आधार रेखा के नीचे है। ये घटते हुए आयात स्पष्ट करते हैं कि एक के बाद एक इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता में ह्रास होता चला जा रहा है। ठीक है जी। तो मैंने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था उसको टेबल में डाला और टेबल को फिर कर्व पे डाला, कर्व डाल के मैंने उसको एनालाइज करके लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन बनता है सीमांत उपयोगिता नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब वो ऐसा पूछेगा तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है और टेबल से कर्व बना देना और कर्व का फिर एनालिसिस लिख देना है। ठीक है जी। तो एनालिसिस आप टेबल से भी लिख सकते हैं कि हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग होती है। चलिए जी, फिर क्या है, यह नियम वस्तु की भांति मुद्रा पर भी लागू होता है। पूछ रहे हैं क्या यह नियम वस्तु की भांति मुद्रा पर भी नियम होता है। मतलब कि सर आपने मुझे पहले 10,000 रुपये दिए, मुझे बहुत अच्छा दिया लगा, दूसरे 10,000 दिए तो क्या मुझे कम अच्छा लगा कि ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। अब देखो मुद्रा पे ये नियम लागू ही नहीं होगा, क्योंकि पैसे के प्रति हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। जितना पैसा हमारे पास आता जाएगा हमें और अच्छा लगता जाएगा, उसमें कभी भी सीमांत उपयोगिता में ह्रास देखने नहीं मिलेगा। साइकोलॉजिकल है ना, पैसे कोई मैं आपको दूंगा तो आप मना करोगे, एक लिमिट के बाद बोलोगे नहीं सर अब ज़्यादा पैसा हो गया, अब इसके ऊपर अगर मैंने पैसा लिया तो मुझे बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जितने पैसे देते जाऊँगा आपको बोलेगा सर अच्छा लग रहा है और देते जाइए और देते जाइए। यह ध्यान देने योग्य है कि वस्तु और मुद्रा में एक अंतर है। यदि किसी वस्तु का स्टॉक निरंतर बढ़ता जाता है इसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है जब तक यह शून्य ना हो जाए।
और पैसे के बारे में मतलब कि मुद्रा के बारे में क्या है, यदि मुद्रा के स्टॉक में निरंतर वृद्धि हो तो उसकी सीमांत उपयोगिता तो घटेगी, किंतु यह कभी भी शून्य तथा ऋणात्मक नहीं होगी। इसका कारण यह है कि मुद्रा सामान्य क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी भी शून्य नहीं होगी। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वक्र गिरती अवश्य है, किंतु वह एक्स एक्सिस को काटकर नीचे नहीं जाएगी। मतलब कि ये मेरा जो कर्व है, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये मुद्रा मतलब ये लगातार ऐसे तो गिरेगी, लेकिन ये कंटिन्यू ऐसे चलेगी, कभी भी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगी। क्या? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मतलब क्या, आपके पास पैसा आएगा, एक लिमिट तक पैसा आ जाएगा, उसके बाद आपको पैसा आएगा तो उपयोगिता तो कम होगी, लेकिन कभी उसको शून्य या ऋणात्मक नहीं होगा। कभी भी आप मना नहीं करोगे मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, अब मुझे पैसे मत दीजिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यताएं, मतलब कुछ अजम्पशंस हैं या इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसके ऊपर हमारा जो है सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है, ह्रास नियम जो है वो लागू होता है। तो देखते हैं क्या क्या है सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। क्या मान्यताएं हैं? पहली मान्यता, वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे कि एक गिलास पानी अभी पिया मैंने और दूसरा गिलास पानी मुझे कंटिन्यूअसली पीना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर से पिलाओगे तो फिर से मुझे वही उपयोगिता मिलेगी जब तक मैं फिर से प्यासा हो जाऊंगा। वस्तु की सारी इकाइयों की मात्रा व गुण समान होना चाहिए। ठीक है जी, पहला ग्लास ऑफ वाटर मुझे दिया, आपने नॉर्मल दिया, दूसरे में कुछ उसमें आपने ऐड ऑन करके दे दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब आपने ग्लूकोन डी डाल कर दे दिया तो क्या हुआ, वस्तु की हमने गुण में परिवर्तन कर दिया। तो जो उपयोगिता होने वाली दूसरे ग्लास से हो सकता है कि उससे ज्यादा मिले जो पहले में मिली थी। उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु का समान मूल्य होना चाहिए, है ना। मतलब जो सब्स्टिट्यूट है उसका वो बराबर मूल्य होना चाहिए। यदि सब्स्टिट्यूट महंगा है तो पहली वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता ही हमारी बराबर होने वाली है, वो कभी डिक्लाइनिंग फेज में नहीं जाएगी। ठीक है जी। और क्या जम्सन है? फिर है उपभोक्ता की मानसिक दशा एक समान हो, उसमें परिवर्तन ना आ जाए कि पहला गिलास पानी जब पी रहे तब कुछ और सोच रहे, दूसरा पिए कुछ और सोच रहे हैं, है ना। तो उस दशा में परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता की आय एक समान होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी आय बदलती है तो हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है। जब हम कम पैसे कमा रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, सस्ती चीज़ों में भी उपयोगिता मिलती है, लेकिन जब हम पैसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं सस्ती चीज़ों में उपयोगिता हमें कम मिलती है। उपभोक्ता की आदत, रुचि व फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही लागू होना चाहिए, है ना। किसके ऊपर लागू होगा ये? व्यक्तिगत उपभोक्ता। यदि कोई फॉर्म वगैरह के बारे में हम बात करेंगे तो उस पर ये सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक एक अजम्पशन को जरा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो अन्य बातें समान रहें। मतलब कि इन चीजों को कांस्टेंट करना पड़ता है हमें, या ये सीमाएं भी हो सकती हैं, सीमाएं भी कहलाती हैं। प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। पहली मान्यता क्या थी हमारे पास, वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए, अर्थात वस्तु के उपभोग की क्रिया निरंतर जारी रहना चाहिए, रुक रुक कर या थोड़े समय के अंतराल से नहीं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति लगातार 3 रोटियां खा लेने के पश्चात कुछ समय ठहर कर चौथी रोटी खाता है तो रोटी की चौथी इकाई से अपेक्षाकृत अधिक तुष्ट प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती हैं। मतलब लगातार 3 खा ली, फिर आपने ब्रेक ले लिया, आधे घंटे बाद फिर से 1 रोटी खाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्योंकि आपको फिर से भूख लगी हुई, आपका पेट खाली हो सकता है, तो आपको फिर से उतनी ही उपयोगिता मिल सकती है जो कि आपको पहली इकाई से मिली थी। बात समझ में आ रही है? तो क्या होना चाहिए, हमारा समय जो है वो लगातार होना चाहिए, समय में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसकी जो ड्यूरेशन है उपभोग की वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी मान्यता क्या है, दूसरी मान्यता थी सर वस्तु की सारी इकाइयों की मात्रा व गुण समान होने चाहिए। तो मैंने आपको पहला ग्लास ऑफ वाटर जो दिया था वो दिया था 500 ml का, और मैंने आपको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर जो दिया वो कितना दे दिया, 200 ml का। तो फिर यहाँ पे नियम काम नहीं करेगा, सेकंड ग्लास ही मुझे क्या देना पड़ेगा, 500 ml का देना चाहिए। एक बात मात्रा की बात हो गई। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, गुण। पहला ग्लास ऑफ वाटर दिया था मैंने आपको प्लेन सिंपल, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। जब मैंने आपको दूसरा ग्लास ऑफ वाटर दिया 500 ml वाला, उसमें मैंने क्या किया, आपको ग्लूकोन डी जो है वो ऐड कर दिया। तो हो सकता है कि अब आपको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो।
ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तीसरी बात, उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थानापन्न वस्तु का समान मूल्य होना चाहिए, मतलब उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जैसे हमेशा एग्जांपल लेते हैं हम टी एंड कॉफ़ी, इन दोनों की प्राइस समान होनी चाहिए, ठीक है जी। और 10 रुपये में टी मिल रही, चाय मिल रही है, तो 10 रुपये में ही कॉफ़ी मिलना चाहिए। यदि दोनों के रेट डिफरेंट हो जाएंगे, यदि 15 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे, तो फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो काम नहीं करेगा। उपभोग की जाने वाली वस्तु और स्थानापन्न वस्तु दोनों के मूल्य में परिवर्तन होता है तो यह नियम लागू नहीं होता है, ठीक है जी। अगर मूल्य में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, तो यह नियम लागू नहीं होने वाला है। फिर चौथी बात क्या थी, उपभोक्ता की मानसिक दशा एक समान रहे। इकाइयों का उपभोग करते समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता मादक पदार्थों का सेवन करता है तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। मादक पदार्थ मतलब जैसे शराब हो गया या टोबैको आइटम हो गए, स्मोकिंग आइटम हो गए, अगर इस तरह का कोई आप वस्तु का पदार्थ का उपयोग करते हैं तो आपको उपयोगिता ह्रास नियम लागू ही नहीं होता, उल्टा वो उपयोगिता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उपभोक्ता की आय एक समान होना चाहिए। उपभोक्ता की आय एक समान होना चाहिए, उसमें कमी या वृद्धि से उपभोक्ता अपनी पसंद या उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के चुनाव में परिवर्तन कर सकता है। उस दशा में यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। यदि आपकी इनकम जो है वो चेंज हो जाएगी, आय में परिवर्तन हो जाएगा, तो इस नियम को नहीं लगाया जा सकता। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता की आदतें, रुचि व फैशन में परिवर्तन नहीं हो। कोई व्यक्ति यदि साइकिल चलाता है और वह स्कूटर चलाने लगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही लागू होना, यह नियम समाज या समूह पर लागू नहीं होता, मतलब किसी कंपनी पे लागू नहीं हो सकता। व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही यह लागू होगा, इंडिविजुअल्स पे ही लागू होगा। जो हम नेचुरल पर्सन होते हैं, प्राकृतिक मानव जो होते हैं, उन पर ही ये लागू होता है। बात समझ में आ गई। नेचुरल जो पर्सन होंगे उन पर ये नियम लागू नहीं होगा, जैसे कि कंपनी, कोई संस्था, कोई समूह। अब बात करते हैं हम नियम के अपवाद। ये तो हमने क्या बोला कि ऐसी चीज हमने माना है तब ये नियम काम करता है। नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस नियम के कुछ अपवाद हैं कि इन स्थितियों में यह नियम लागू होता ही नहीं है। इस नियम को हम मतलब ऐसा देख सकते हैं कि एडिशनल कंजम्पशन करेंगे तो हमारी एडिशनल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती हुई प्राप्त होगी, ना कि कम होती हुई। तो देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो दो स्थितियां हैं हमारे पास, एक आर्टिफिशियल और एक एक्चुअल, ठीक है जी। तो वनाबिलिटी अपवाद जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है, वास्तविक अपवाद, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बनावटी अपवाद हैं और दूसरा क्या है, वास्तविक अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि सर एक कोई जनरल रूल है, उस रूल को ये बातें फॉलो नहीं करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल, मतलब कि अपवाद, ठीक है। चलो पहला क्या है, डाक टिकट, सिक्के तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। कई लोगों को शौक होता है कि मैं ये सब इकट्ठे करूंगा, तो ऐसा नहीं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, नहीं, ये लगातार बढ़ते जाएगी। इन वस्तुओं के स्टॉक में निरंतर वृद्धि होने से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, किंतु यदि पहले जैसा डाक टिकट पुनः प्राप्त हो तो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन आता है और इकट्ठे कर रहे हैं, हमें शौक है, तो इसलिए इसकी उपयोगिता हमेशा लगातार बढ़ती हुई दिखेगी। दूसरी बात, मुद्रा पढ़ चुके हैं अभी, है ना, कि पैसे पे नियम काम नहीं करता। पैसा जितना आता जाएगा हमारी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी, या उसका ह्रास होगा, लेकिन घटती हुई मिलेगी, लेकिन कभी भी ये शून्य और ऋणात्मक नहीं होती है। सत्ता, है ना, राजा बनना चाहते हैं हम, इलेक्शंस, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता जो होते हैं, वो हमेशा सत्ता पे पकड़ रखना चाहते हैं, वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति यदि विधायक बन गया, अब उसकी इच्छा नहीं होगी कि वो एमएलए बने, वो 10 बार विधायक बन गया कि नहीं यार, इस पिछली बार विधायक बना था तो बहुत अच्छा लगा था, इस बार विधायक बना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है, उसकी हमेशा उपयोगिता उसको बढ़ती हुई मिलेगी। प्रदर्शन और संचय, संचय मतलब सेविंग्स की बात कर रहे हैं हम। जब सेविंग्स करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सेविंग्स करते जाएंगे तो अच्छा लगता जाएगा, हम सेविंग्स बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। ये चारों तत्व ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति का कभी तृप्त नहीं होता है, किंतु इन्हें हम वस्तु नहीं कह सकते, इसलिए यह अपवाद बनावटी है।
क्या है, मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन, संचय, ये हमारे लिए वस्तु नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला, ये बनावटी अपवाद है, आर्टिफिशियल। इन पर यह नियम लागू तो होता है परंतु धीरे धीरे। कब होता है ये, धीरे धीरे। तो हमने क्या देखा कि ये इनकी नेगेटिव नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, भले ही वो गिरती हुई होगी, ठीक है जी। इसलिए क्या बोला कि इस पे ये नियम लागू नहीं होगा। फिर आता है शराब। ऐसा कहा जाता है कि शराब का हर अगला प्याला पहले की अपेक्षा अधिक आनंद देता है, इसलिए उपयोगिता घटती नहीं है। नोट, शराबी व्यक्ति असामान्य व्यक्ति होने से वह अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है ना। वो तो मतलब कि उसको समझने लायक नहीं होता, हम उसको बोलते हैं कि नशे में हो गया आदमी, फिर उससे हम अध्ययन नहीं कर सकते, अर्थशास्त्र के ऊपर लागू नहीं होगी। किंतु शराबी व्यक्ति एक असामान्य व्यक्ति होता है, इसलिए यह नियम उस पर तुरंत लागू नहीं होता है, किंतु एक सीमा के बाद नियम अवश्य लागू होने लग जाएगा। अगर एक्सेसिव ड्रिंक वो कर लेगा, एक्सेसिव ड्रिंक कर लेगा तो वॉमिटिंग हो सकती है, बेहोश हो सकता है, उसको मज़ा नहीं आएगा, तबीयत स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो नकारात्मक जरूर मिलेगा, लेकिन जब शुरुआत में उसको मज़ा आएगा, शुरुआत में उसको अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो तुरंत लागू नहीं होता बोल रहे हैं, ये बाद में लागू हो सकता है, बात ठीक है जी। चलिए फिर क्या है अब बात, मधुर गीत तथा कविता। मधुर गीत या कविता मतलब सुनने में मज़ा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा सुनते जाएंगे उतना और मज़ा बढ़ते जाता है। इनके संबंध में भी यह कहा जाता है कि एक गीत या कविता के बाद दूसरी गीत या कविता को सुनने का अधिक आनंद आता है, किंतु यह सही नहीं है। यही कविता या गीत दोबारा सुनने पर निश्चित ही सीमांत उपयोगिता घट जाती है, ठीक है। तो जैसे जिसको शौक होता है जनरली, उनको इनमें आनंद आता है। टेलीफोन। टेलीफोन का कनेक्शन बढ़ने से अगले कनेक्शन की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक लोगों से बातचीत की जा सकती है, किंतु यह भी सही नहीं है। जब एक फ़ोन के साथ दूसरा फ़ोन लग जाएगा तब पहले की उपयोगिता निश्चित ही कम हो जाएगी, ठीक है जी। ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते जाते हैं हम, तो जैसे एक व्यक्ति से आपने 10 मिनट बात कर लिया, फिर दूसरे व्यक्ति को 10 मिनट फ़ोन लगाया, तो आपकी उपयोगिता तो बराबर है। छोटे आकार की इकाइयाँ। यदि हमारे पास इतना कम कोयला हो कि उस पर चाय भी नहीं बनाई जा सके, तो कोयले की मात्रा में वृद्धि होने से उपयोगिता में अधिक वृद्धि होगी, ताकि काम चलाऊ मात्रा में कोयला एकत्रित होने से उस पर चाय बनाई जा सके। यह अपवाद भी निरर्थक है, क्योंकि मान्यताओं से हम कह चुके हैं कि उपभोग की इकाई का आकार काम चलाऊ अवश्य होना चाहिए, है ना। रीजनेबल क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं आपको प्यास लगी है और पानी गिलास की जगह एक छोटे से, जैसे पानी का ये बॉटल हो गई मेरी, और इस बॉटल का क्या है आपके पास, मेरे पास यहाँ पे ढक्कन है, और मैं ये पानी आपको किस में दे रहा हूँ, एक गिलास की जगह, है ना। मुझे पानी आपको गिलास में देना चाहिए, मैं गिलास की जगह पानी किस में दे रहा हूँ आपको, ढक्कन में। यदि आपको पानी दे रहा हूँ तो आप कितने भी ढक्कन पानी पीते जाएंगे, आपकी उपयोगिता कम नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो कंजम्पशन करना चाहिए वो एक रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करना चाहिए, नहीं तो यह नियम लागू नहीं होगा। पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं तो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे कि कार के साथ पेट्रोल, कार के साथ क्या, पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट करती है। अब देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पूरक वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे स्कूटर हो और पेट्रोल नहीं हो, तो जैसे ही पेट्रोल आएगा स्कूटर की उपयोगिता बढ़ जाएगी, किंतु यह कथन ठीक नहीं है। स्कूटर की दूसरी इकाई आने पर स्कूटर की प्रथम इकाई की उपयोगिता घट जाती है। तो पूरक वस्तुओं में नहीं लागू होगा, लेकिन सेम वस्तु में देखेंगे तो वो लागू जरूर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वास्तविक अपवाद। अच्छे ग्रंथ का दोबारा पढ़ना। प्रोफेसर टाजिंग का कहना है कि कठिन किंतु श्रेष्ठ ग्रंथ को दोबारा पढ़ा जाए तो उससे अधिक उपयोगिता मिलेगी, है ना। अच्छी बुक्स को पढ़ने से हम दोबारा पढ़ने का मन करता है। तो ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में जो मिली उपयोगिता है वो दूसरी से कम हो, क्योंकि आपको उससे कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम की जो आपकी रीडिंग है वो आपके लिए अधिक उपयोगी हो एज कंपेयर टू प्रीवियस रीडिंग। यह बात शुरू में तो सही है, किंतु दूसरे या तीसरे पठन के बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अवश्य लागू हो जाएगा। जब एक बार मैं उसको पूरी तरह समझ जाऊंगा, कंठस्थ हो जाएगा, उसके बाद जब मैं उसको पढ़ूंगा तो फिर उपयोगिता जो है वो कम हो सकती है, लेकिन फिर भी शून्यात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकती। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए। दूसरे के स्टॉक का प्रभाव।
प्रोफेसर पीगू ने कहा है, मान लीजिए एक मोहल्ले में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कारें हैं। एक्स ही वहां ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 1 कार है। ऐसी दशा में दूसरी कार उसे पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्रदान करेगी। उसको महसूस होगा कि मेरे पास भी कार आ गई, किंतु यहां भी 2 के बाद फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाएगा। जब तीसरी लेगा तो फिर उसकी उपयोगिता गिरने लग जाएगी। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पे हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू नहीं होता। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कोई ठोस, टिकाऊ और वास्तविक अपवाद नहीं है। यदि शुरू में सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई है तो बाद में अवश्य घटने लगेगी, अर्थात इस नियम को स्थायी रूप में स्थगित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी व्याख्या करते समय आधुनिक अर्थशास्त्री एक बिंदु के बाद वाक्यांश जोड़ने लग गए हैं। क्या वाक्यांश जोड़ने लग गए हैं? कि बाकी चीजें स्थिर होने पे, बाकी चीजें स्थिर होने पे। अब बात करते हैं कि इस नियम का महत्व क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताना क्या चाहता है। देखो, सबसे पहला महत्व तो ये है, एक तो मांग का आधार है, दूसरा हमें कितना उपभोग करना है, कब हम शून्यात्मक पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब हम शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता पे पहुंचेंगे तब मेरे पास जो प्राप्त उपयोगिता है वो अधिकतम होगी, क्योंकि मैं अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता हूं। तो दूसरी बात क्या है? उपभोक्ता संतुलन के लिए इसका महत्व है। उसकी बचत का आधार है और मूल सिद्धांत होता है ये। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार नियम का महत्व देखेंगे। पहले हम, पहला है हमारे पास सैद्धांतिक महत्व। मांग के नियम का आधार है, कितना मुझे डिमांड करना है, क्योंकि जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, मुझे सीमांत उपयोगिता मिल रही होगी, उसके हिसाब से मैं मांग करने वाला हूँ। उपभोक्ता की बचत का आधार है, मूल सिद्धांत का आधार है। ये कौन से हैं? सैद्धांतिक महत्व हैं। फिर हम बात करेंगे व्यवहारिक महत्व। कर प्रणाली का आधार है, समाजवाद का आधार है, वस्तुओं के उत्पादन में विविधता का आधार है, विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर है। अब ये कैसे है वो तो हम जानेंगे इनको डिटेलिंग करते हुए। तो सबसे पहले हम डिटेलिंग किसकी करते हैं? सैद्धांतिक महत्वों की। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण आधारभूत नियम है। इस नियम के आधार पर अर्थशास्त्र के अन्य नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि अभी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे या हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम करते जाते हैं, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ाते जाते हैं। उसी प्रकार लॉ ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे कि ये नियम कैसे काम करता है। तो इस नियम पे बेस्ड दूसरे नियम भी अर्थशास्त्र में बनाए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स में भी इसका रेफरेंस आने वाला है। तो सैद्धांतिक महत्व में पहला महत्व है हमारा, अर्थशास्त्र में मांग का नियम इसी नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ डिमांड। किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। यदि मैं किसी वस्तु के लिए 10 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उससे मिलने वाली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी वो कितने रुपए के बराबर होना चाहिए? 10 रुपए के बराबर होना चाहिए। मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम किया तो मुझे 10 रुपए के बराबर उसकी यूटिलिटी मिलेगी। यदि वो 10 रुपए की आइसक्रीम थी तब तो मैं कंज्यूम करूंगा। यदि मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी 5 रुपए के बराबर है और वो 10 रुपए में मिल रही है तो मैं उसको खरीदूंगा क्या? नहीं खरीदूंगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? ये मांग का आधार है के बराबर होता है। सीमांत इकाई के बाद इकाइयों से कम उपयोगिता मिलती है, इसलिए उपभोक्ता उन्हें तभी तक खरीदेगा जब मूल्य कम होगा। यही कारण है कि मांग की वक्र रेखा दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि मेरी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि मैं जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाऊंगा मेरी उपयोगिता कम होती जाएगी। तो मैं क्या चाहूंगा? यदि प्राइस भी कम होती जाएगी तो मैं खरीदता जाऊंगा, और यदि प्राइस कांस्टेंट हो गई, मेरी उपयोगिता कम हो रही, तो मैं उसको खरीदना बंद कर दूंगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? पहला मांग का आधार। दूसरा उपभोक्ता की बचत का आधार। उपभोक्ता की बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। उपभोक्ता की सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों पर अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, इसे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। मतलब कि मुझे एक आइसक्रीम खाने से 12 रुपए के बराबर जो है वो उपयोगिता मिल रही है, और उस आइसक्रीम की प्राइस जो है वो 10 रुपए है। तो यहाँ पे मैं कितने रुपए की सेव कर रहा हूँ? 2 रुपए सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजा 12 रुपए के बराबर आ रहा है और मेरी जेब से 10 रुपए जा रहे हैं, तो 2 रुपए मेरी क्या हो रही है? बचत हो रही है। और ये किसने बताया मुझे? उपयोगिता ह्रास नियम ने बताया। मूल सिद्धांत का आधार मूल सिद्धांत भी है। मूल सिद्धांत का आधार ये हमारा उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी है।
नियम पर आधारित है। जब किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है तथा स्टॉक में कमी होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है जी। चलिए फिर क्या है व्यावहारिक महत्व। कर प्रणाली का आधार करारोपण में इस नियम को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि धनी व्यक्ति पर निर्धन की तुलना में अधिक कर लगाए जाते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति को निर्धन की तुलना में द्रव्य की सीमांत उपयोगिता कम होती है और प्रगतिशील कर प्रणाली का यही नियम है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये करारोपण में प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है। भारत में जो आयकर है उसकी दरें इस प्रकार होती हैं। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति एक साल में 2,50,000 रुपये तक कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही वो 2,50,001 रुपये से 5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसके ऊपर भारत सरकार 5% टैक्स लेती है। यदि कोई व्यक्ति भारत में 5,01 रुपए से 10 लाख रुपए तक कमाता है तो उससे सरकार 20% टैक्स लेगी। और यदि कोई व्यक्ति भारत में 10 लाख से ऊपर कितना भी हो कमाता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लेती है। फिर अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी टैक्स सरचार्ज वगैरह लग जाते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही व्यक्ति की वैसे वैसे हम उसके ऊपर टैक्स का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? हमने क्या पढ़ा कि धनी व्यक्ति जो होता है उसको उपयोगिता कम होती है और निर्धन व्यक्ति को अधिक होती है। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, निर्धन व्यक्ति से या जो गरीब लोग हैं या जो कम पैसे कमाते हैं उनसे हम कम टैक्स ले रहे हैं। तो यहाँ भी किसके आधार बनाया हमने, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हमने यहाँ पे आधार बनाया, क्योंकि उसकी पैसे की, जिसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाते जा रहा है उसकी पैसे की उपयोगिता थोड़ी कहीं ना कहीं कम तो होती है, शून्यात्मक और ऋणात्मक नहीं होती, हमने पढ़ा है, लेकिन कम होती जा रही है, इसलिए उससे हम ज़्यादा टैक्स लेते जा रहे हैं। वो पे भी कर सकता है। जो व्यक्ति 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है या 5 लाख रुपए कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर सकता। 2.5 लाख रुपए वाला तो कोई भी टैक्स पे नहीं कर सकता, ऐसा हम मानते हैं। चलिए जी, फिर क्या है, समाजवाद का आधार। धन की उपयोगिता अमीर वर्ग को कम और निर्धन वर्ग को अधिक होती है, इसलिए समाजवाद के अंतर्गत अमीरों से धन लेकर गरीबों को पुनः वितरित करके समाज कल्याण बढ़ाया जाता है। अब ये भी देखिए क्या होता है, हमने अभी देखा कि टैक्स जो है वो हम अमीर व्यक्ति से ज़्यादा ले रहे हैं। तो अमीर व्यक्ति से हम कर ले लेते हैं और ये कर किसके पास चले जाते हैं, सरकार के पास चले जाते हैं। और सरकार फिर इन्हीं पैसों से क्या करती है, गरीबों के लिए योजनाएं जो हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनाती हैं और उन पे पैसे खर्च करती हैं, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, ठीक है जी, और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क। और वैसे तो अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी जहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अमीर व्यक्ति से पैसे लेती है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है गरीबों में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुआ, उसका आधार बनाया उसने, बोला कि इसको पैसे की जो है किससे ले रहे हैं, ये कर हम अमीर व्यक्ति से ले रहे हैं, इसको पैसे की उपयोगिता कम होती है, मतलब पैसा बढ़ते जाता है, उपयोगिता कम हो जाती है, लेकिन इसको अधिक होती है, इसलिए इससे पैसे लेके इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वस्तुओं के उत्पादन में विविधता। हर उत्पादक प्रयास करता है कि वही ऐसी वस्तु का निर्माण करे जिससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। इसलिए उत्पादक उत्पादन में विभिन्नता लाता, नए नए प्रोडक्ट लेके आता है ना, बार बार प्रोडक्ट चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट जब कंज्यूमर इस्तेमाल करता है तो उससे वो बोर हो जाता है, बोर होने से उसकी सीमांत उपयोगिता ह्रास होती, कम होती जाती है, तो वो कम पैसे पे करने के लिए रेडी होगा। तो उत्पादक क्या करता है, यहाँ पे उत्पादक उसको विविधता लाता है, अपने प्रोडक्ट में चेंज करता है, डिजाइन चेंज करे, क्वालिटी चेंज करे, क्वांटिटी चेंज करेगा। इस प्रकार क्या है, हम बोल रहे हैं कि उत्पादन में विविधता जो है वो उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत आती है, उसका आधार बनता है और उत्पादन को अधिक उपयुक्त बनाकर क्रेताओं को आकर्षित करता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास है विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा ही विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर भलीभांति समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हवा, प्रकाश आदि का प्रयोग तो बहुत मूल्य अधिक है,
क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, किंतु बाहुल्य होने से इनकी सीमांत उपयोगिता नहीं के बराबर हो जाती है, अर्थात इनका विनिमय मूल्य नहीं है, है ना। अमूल्य है हम बोलते हैं, पानी अमूल्य है, हवा अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों प्रकार का महत्व है। और दूसरा क्या है, प्रयोग मूल, मतलब कि हम जिससे जो बाजार मूल्य होता है निर्धारित करते हैं उसको हम प्रयोग मूल्य बोल रहे हैं। और दूसरा क्या था, विनिमय मूल्य, जिसका विनिमय मूल्य क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इनके लिए शून्य है, हवा पानी के लिए आपके पास। तो ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है। नियम की कार्यशीलता के कारण ऐसा होता क्यों है, सोचा नहीं अभी तक, कब से हम पढ़ रहे हैं इस उपयोगिता ह्रास नियम को, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि सर ऐसा होता क्यों है कि हम एक वस्तु का उपयोग बढ़ाते हैं तो उपयोगिता बढ़नी चाहिए, सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम, वो कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा कम होती जाती है। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। लागू होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला क्या है, वस्तुओं का एक दूसरे का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होना, अब्सेंस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानांतरण नहीं होती हैं। यदि वे पूर्ण स्थानांतरण होती तो यह नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए रोटी तथा मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थानांतरण नहीं है, जबकि दोनों क्या हैं, पूरक हैं, और पूरक वस्तुओं पे लागू नहीं होता, हमने देखा है। ठीक है जी, पहला। दूसरा क्या है, उनका उपभोग एक निश्चित अनुपात में होता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब वह दोनों वस्तुओं का उपभोग एक निश्चित अनुपात में ही करेगा। अनुपात में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो इन दोनों वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन मतलब कि पूरक होती हैं। यदि रोटी की मात्रा स्थिर रखकर मक्खन के उपभोग की मात्रा बढ़ाई जाती है तो शीघ्र ही वह बिंदु आ जाएगा जहां बढ़ी हुई मक्खन की मात्रा को लगाने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त रोटी ही नहीं होंगी। मक्खन की उत्तरोत्तर वृद्धि से उपभोक्ता की कुल संतुष्टि उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने से लगेगा। यदि रोटी व मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थान पर होते तो यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि रोटी की कमी को मक्खन की उत्तरोत्तर वृद्धि से पूरा नहीं किया सकता। मक्खन का अपनी एक भूमिका है और रोटी की अपनी एक भूमिका है, दोनों का रोल अलग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि पूर्ण स्थानांतरण नहीं है, इसलिए ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा हमने क्या बोला है, विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड्स। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का दूसरा कारण यह है कि यद्यपि सभी आवश्यकताएं तो संतुष्ट नहीं हो सकती, किंतु एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा नमक की आवश्यकता को अधिकाधिक मात्रा का उपभोग करके संतुष्ट किया जा सकता है तो किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। नमक के उपभोग में तृप्ति का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर नमक का और अधिक उपयोग करने पर भी कुल उपयोगिता में वृद्धि नहीं होगी और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यदि वह नमक के उपभोग में कमी कर देता है तो उसकी कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी और सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि जिस स्तर पर नमक की सीमांत उपयोगिता धनात्मक है और जिस स्तर पर वह शून्य, और दोनों स्तरों के बीच में सीमांत उपयोगिता निश्चय ही घट रही होगी। यदि किसी विशिष्ट उपयोगिता की तृप्ति ना हो तो यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब कि हम एक उस उपयोगिता को या उस आवश्यकता को जब पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद हमें उपयोगिता कम ही मिलने जा रही है। यदि वो पूर्ण नहीं होती है तो फिर जरूर हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाली सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ी हुई प्राप्त होगी, इसलिए यह नियम जो है वो कार्य करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचना। अब इसमें कुछ बुराइयां भी हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्रिटिसाइज करना पड़ेगा इसको। चलो क्रिटिसाइज करते हैं। गणनावाचक माप। मार्शल ने इस नियम के लिए उपयोगिता की माप के लिए गणनावाचक माप का सहारा लिया, जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। उपयोगिता वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसे संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया सकता। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने एक आइसक्रीम खाई और उस आइसक्रीम से क्या हो रहा है, मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है। अरे कोई 100 भी बोल सकता है, कोई 1000 भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना या अपनी संतुष्टि को शब्दों मतलब कि संख्या में प्रदर्शित करना असंभव होता है। इसलिए पहली इसकी क्या है, ये बुराई हो गई या पहली आलोचना हो गई कि गणना वाचक जो माप है वो ठीक बात नहीं है। दूसरा,
अवास्तविक शर्त पर आधारित, यह नियम अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तविक जगत में ये सारी मान्यताएं एक साथ नहीं पाई जाती। अभी हमने देखा था ना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। अविभाजनीय वस्तु की दशा में लागू नहीं होना, यह नियम अभाजनीय बाहरी वस्तु पर लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी वस्तु एक समय में एक से अधिक संख्या में कोई भी उपभोक्ता नहीं खरीदता है। मतलब कोई ऐसे प्रोडक्ट जिनको डिविजिबिलिटी नहीं है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस पर तो ये नियम लागू ही होगा कि आपको एक ही कंज्यूम करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ टीवी, कार, मकान, स्कूटर इत्यादि। अतः ऐसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करना तथा सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना हास्यास्पद होगा। हंसने वाली बात है भैया ये तो। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानना, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी भी स्थिर नहीं होती। बहुत सही बात है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स बोलता मुद्रा की कीमत ही स्थिर नहीं है। ये तो हमेशा क्या है, आपकी सांस की तरह ऊपर नीचे हो रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फिर इधर भी चल जाएगी। सीधी लाइन आप बोलो कि सीधी लाइन है कि भैया मुद्रा जो है वो उसका मूल्य आज भी इतना है, मतलब 1 अप्रैल को भी इतना है, और आप बोल रहे हो इधर कि 15 अप्रैल को भी इतना है, फिर आप बोल रहे हो कि सर इसके बाद जैसे जैसे डेट बढ़ जाएगी उसका मूल्य बराबर है। ये संभव नहीं है। मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमेशा बदलती रहती है। यह नियम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानकर चलता है, जो कि सदैव स्थिर नहीं रहती। इससे उपभोक्ता का अधिमान मतलब कि प्रेफरेंस प्रभावित हो सकता है। इन कमियों के बावजूद भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपना महत्व है। यद्यपि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, अर्थात यह सहगणनावाचक नहीं होती, तथापि इसकी तुलना की जा सकती है और यह क्रमवाचक हो सकती है। इसी प्रकार इस नियम को नकारा नहीं जा सकता, इसकी क्रियाशीलता सर्वव्यापी है। इतनी सारी बुराइयां होने के बाद भी हमारे लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक बात है जी। चलो, ये तो था हमारा पार्ट 1। वन शॉट रिवीजन हम कर रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारा उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत की व्याख्या हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्या जान लिया है, उपभोक्ता क्या होता है, किस प्रकार व्यवहार करता है, गणनावाचक और क्रमवाचक अभी सिर्फ समझा है। इसको डिटेलिंग तो हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। उसके बाद उपयोगिता बहुत बड़ा टॉपिक था, उपयोगिता को हमने पूर्ण रूप से समझ लिया है। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और हमारी सीमांत उपयोगिता। उसके अंदर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो आता है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। आपके लिए सभी विषय पे विषयवार हिंदी में, इंग्लिश में वीडियोस उपलब्ध होते हैं हमारे चैनल पे, तो इसलिए जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।